हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल मांग में अंगारे का 5वां भाग। सर, दूरबीनधारी ने कहा। ये बच्चे को देखने आए डॉक्टर को ज़्यादा ही समय नहीं लगा रहा? सीनियर ने कहा। लगा तो रहा है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? किस किस्म की गड़बड़ की आशंका व्यक्त कर रहे हो तुम? गड़बड़ किसी भी किस्म की हो सकती है, मगर कैसे हो सकती है और क्यों हो सकती है, सवाल का जवाब दिमाग इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मिसेस डगलस अंदर है और डॉक्टर को वो खिदलाएंगे। फिर भी नंबर 10 से चेक कराता हूँ, कहने के साथ सीनियर वॉकी टॉकी पर बोला। डॉक्टर कोठी के अंदर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा रहा है नंबर 10। ज़रा सुनने की कोशिश करोगे वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है? मैं भी यही सोच रहा था, आवाज़ आई। फिर दूरबीनधारी ने कमेंट्री शुरू कर दी। नंबर 10 ने सतर्क निगाहों से दाएं बाएं देखा। स्थिति पक्ष में। एक ही जंप में वह 4 दीवारी पार करके लॉन में पहुंचा। बड़ी तेजी से भागकर फ्रंट लॉन पार करने के बाद वह साइड गैलरी में पहुंच चुका है। इस वक्त वह एक खिड़की से कान लगाए अंदर होने वाली वार्ता सुनने की चेष्टा कर रहा है। मगर खेल खत्म। मैं देख रहा हूँ कि मुख्य द्वार से डॉक्टर और मिसेस डगलस निकले। इस वक्त वे लॉन से बजरी वाली सड़क से गुजरकर मारुति की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर कोई भी हो, मगर वह डॉक्टर नहीं हो सकता जिसके इंतज़ार में हम यहाँ बैठे पापड़ बेल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर नाजिम वाली सदाबहार दाढ़ी उसके चेहरे पर नहीं है। चश्मा भी अलग है, हेयर स्टाइल भी। वे दोनों मारुति के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि हमारे महाशय नंबर 10 वास्तु स्थिति से पूरी तरह अनभिज्ञ साइड गैलरी की खिड़की से कान लगाए अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मारुति के दरवाजे खुले, बंद हुए, गाड़ी स्टार्ट हुई, यू टर्न लिया। अब कहीं जाकर महाशय को पता लगा कि जिनकी आवाज़ वे सुनने की कोशिश कर रहे हैं वे उड़न छू हो चुके हैं। अगला दृश्य। मारुति को फोर्थ गियर में डालने के बाद बोस्की ने पूछा, तुम लोग मेरा पीछा कब छोड़ोगे? क्या मतलब? नाजिम ने पूछा। कब जाओगे? आज तो पहला दिन है भाभी। तुम देख रही हो कि प्रत्येक चौराहे पर कितने ज़बरदस्त तरीके से चेकिंग चल रही है। हमने कहा था जब ये सरगर्मी ठंडी आज की तो हो ही गई। मैं डिस्की के स्कूल की छुट्टियां नहीं करा सकती। मजबूरी है। वो तो करानी ही होंगी। मगर मैं ये पूछती हूँ कि तुम्हारा ये खेल चल कितने दिन सकता है? मतलब घर आने के बाद जब तक डगलर डिस्की के साथ थोड़ी देर उछल कूद ना मचा ले, तब तक ना उसे चैन पड़ता है ना डिस्की को। रात डगलस देर से आया था, इसलिए डिस्की के सोने वाला बहाना चल गया। सुबह पिकनिक की बात चल गई। अगर आज शाम भी जब उसे डिस्की नज़र नहीं आएगी तो मैं क्या बहाना करूँगी? बहाना मुझसे बेहतर तुम सोच सकती हो। कोई बहाना नहीं है, उसे शक हो जाएगा। मजबूरी है भाभी। बहाना तो तुम्हें तलाशना ही होगा। ऐसा बहाना कि उसे शक ना हो सके, क्योंकि अगर उसे शक हो गया तो डिस्की की जान खतरे में पड़ जाएगी। बोस्की ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। अगला दृश्य। अरे, उसके देखते ही अलजार क्या उठा। ये तिलक कहाँ से लगवा लिया? बेहद चमकीली मुस्कान के साथ बताया नाजिम ने। वास्तव में ब्लैकलैंड की स्थापना हेतु जंग लड़ने के लिए मैं आज आया हूँ। क्या मतलब? ये तिलक तुम्हारी भाभी ने मेरे मस्तक पर यह कहकर लगाया है कि जंगे ब्लैकलैंड में मुझे पीठ नहीं दिखानी है। गोली लगे तो सिर्फ यहाँ, जहाँ तिलक लगा है। जियो डॉक्टर, अब तो कोई गम नहीं है तुम्हें? बाल बराबर भी नहीं, उत्साह से भरे नाजिम ने कहा। हाँ, मेरे माँ बाप अभी भी इन गोरों और चमन की सरकार के इस नापाक प्रचार तंत्र में फंसे हैं कि कालों की पूरी रक्षा की जाएगी, किसी का धर्म खतरे में नहीं है। उन्होंने विरोध किया क्या? हाँ, वे तो मेरे वहाँ पहुँचने की इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना चाहते थे। फिर थोड़ी सख्ती करनी पड़ी, दुख तो हुआ, मगर जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। लेकिन रुस्तम बोला, तुम्हारे निकलने के बाद उन्होंने पुलिस को खबर कर दी होगी कि उसका इलाज भी मैं कर आया हूँ, और बाकी एक बार फिर वहाँ जाकर भाभी करेगी। कहने के बाद वह बोस्की की तरफ पलट कर बोला, तुम निकल जाओ भाभी। डिस्की कहाँ है? खेल कूद के बाद अब वह अपने कमरे में सो रही है। डिस्की को सोती देखने से पहले बोस्की वहाँ से नहीं गई, और जब वह चली गई तब नाजिम ने उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। बोला, अब तो एक ही इच्छा है यार, क्या? कोई बड़ा काम किया जाए, इतना बड़ा कि सारा चमन हिल जाए। हंसता हुआ गबरू कह उठा, भाभी से मिलने और ये तिलक लगने के बाद तो डॉक्टर में हवा भर गई है, जबकि मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही है। रुस्तम बोला, क्यों, क्या हुआ? एक साथ तीनों ने पूछा। यह सोच समझकर मेरे रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं कि जब डगलस के आने का वक्त होगा तो मैं डिस्की के मुंह पर टेप कैसे चिपकाऊंगा। पलंग के पाई के साथ उसे बांधने की हिम्मत कहाँ से जुटा पाऊंगा मैं? ओह, तो डिस्की ने जीत लिया है तुम्हें? नहीं डॉक्टर, अब मैं वह सब नहीं कर सकता। मैं फौज को गोलियों से भून सकता हूँ, राष्ट्रपति भवन को जलाकर खाक कर सकता हूँ, मगर डिस्की के मुंह पर टेप नहीं चिपका सकता। नाजिम बोला, और अगर किसी तरह ये किया भी जाए तो ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कितने दिन चल सकता है। क्या मतलब? गबरू ने पूछा। नाजिम ने गाड़ी में बोस्की से हुई बातें बताने के बाद कहा,
अगर देखा जाए तो वे ठीक कह रही है। जब कई दिनों तक डगलस डिस्की को नहीं देखेगा तो संदेह उसे खुद ब खुद हो जाएगा। मगर इसका कोई विकल्प भी तो नहीं है, रुस्तम बोला। विकल्प है। क्या? हमें ये कोठी छोड़ देनी चाहिए। तू चुप रह बे, गबरू ने उसे डांटा। मैं जानता हूँ कि तेरा दिमाग उस लड़की ने ख़राब कर दिया है। उसे बांधने की कल्पना से मारा जा रहा है तू, इसमें कोई शक नहीं, अलजार ने कहा। यहाँ से निकलने के बाद हमारे पास कोई जगह भी तो नहीं है। मेरी एक राय है, नाजिम ने कहा। बोलो। हमें कोई ऐसी तरकीब लड़ानी चाहिए जिससे राजधानी से निकलकर किसी अन्य शहर में पहुंच जाए। वहाँ शायद इतनी सख्ती ना हो और हमें अपना काम करने में आसानी रहे। कैसा काम? कोई बड़ा काम? अलजार बोला। बड़े काम से तुम्हारा क्या तात्पर्य क्या है? अलजार ने कहा। हम किसी बस या ट्रेन के कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे गोरों की सामूहिक हत्या कर सकते हैं। गबरू बोला। इससे बेहतर तो ये होगा कि हम किसी बड़े नेता को मार डालें। मेरी राय थोड़ी अलग है, रुस्तम ने कहा। तुम भी बोलो। हमें चमन की सेना के जनरल को ही मार डालना चाहिए। उससे क्या होगा? जिस किस्म की सांप्रदायिकता हम आम जनता में फैलाने में कामयाब हो रहे हैं, वैसे ही सांप्रदायिकता अगर सेना में फैल जाए तो ज़रा सोचो हमारे कितने फ़ायदे का सौदा होगा। सेना में चमन में रहने वाली सभी जातियों के जवान और अफसर हैं। जनरल गोरा है। अगर हम उसे कत्ल करते तो मुमकिन है कि गोरे सैनिक भड़क कर कालों पर हमला करें, और निश्चित रूप से प्रतिक्रिया कालों पर होगी ही। देश की तरह ही सेना में बहुतायत काले गोरों की ही है। अगर हम सेना को दो बड़े खेमों में बांटने में कामयाब हो जाएं, तो सरकार की ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ना वे हमारी कार्रवाइयों को उतनी सख्ती से कुचल पाएगी, ना ही बाहरी हमले का सामना कर पाएगी। जो सेना संगठित ना हो, अंदर से टूटी हुई हो, उसके बूते पर कोई सरकार कर ही कह सकती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि स्थिति ऐसी ला दो कि सेना की गोरी काली बटालियन आमने सामने मोर्चा संभाल लें। ब्लैक लैंड की स्थापना खुद ब खुद हो जाएगी। ऐसी स्थिति लाना कठिन है, नाजिम बोला। सेना में अनुशासन बहुत है। कठिन ही तो है, नामुमकिन तो नहीं, रुस्तम बोले चला गया। अगर जनरल की हत्या पर गोरे नहीं भड़केंगे तो हम कुछ इस ढंग से किसी काले सैनिक अफसर को मार डालेंगे जैसे गोरों ने मारा हो। इससे काले ये सोचकर भड़क उठेंगे कि गोरों ने जनरल की मौत का बदला लिया, तो हम अपने अफसर की मौत का बदला लें। गोरे कालों के मर्डर का ये सिलसिला हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक दोनों तरफ आग बराबर न लग जाए। उसके बाद का काम हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काली गोरी बटालियन खुद निपटा लेंगी। गबरू बोला। डॉक्टर ठीक कहता है, इसके लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो क्या हुआ? रुस्तम ने कहा। आज से 3 साल पहले क्या कोई सोच सकता था कि जिन गोरे कालों के बीच रोटी बेटी का संबंध है वे आपस में लड़ सकते हैं? उस वक्त कोई नहीं सोच सकता था गबरू, मगर हमारी कौम के बहादुर नौजवानों ने यह करके दिखा दिया। आज गोरा काले को दुश्मन की निगाहों से देखता है, काला गोरे को। हर दिल में बराबर की आग लगी हुई है। ऐसे कई संगठन चमन में बन चुके हैं जो गोरों पर होने वाले जुल्मों का बदला लेने की बात ही नहीं करते, बल्कि वारदातें भी करते हैं। क्या ये हमारी सफलता नहीं है? इन संगठनों ने उन बचे कुचे लोगों के दिलों में भी आग भर दी है जो हमें गलत कहते थे। तुम्हारे माँ बाप जैसे कुछ बचे हैं डॉक्टर, कुछ दिनों में उसके भीतर भी आग भर दी जाएगी। तो क्या हम अपने लक्ष्य यानी ब्लैक लैंड को जल्दी नहीं पालेंगे? मैं तुमसे सहमत हूँ रुस्तम, मगर मगर जोश में तुम काफ़ी आगे तक सोच और कह गए, नाजिम बोला। फिलहाल हमारे सामने समस्या यह है कि राजधानी से निकलकर किसी अन्य शहर में कैसे पहुँचे। बड़े काम के रूप में क्या करना है ये वहीं पहुँच सोचे तो बेहतर होगा। ये भी ठीक है, अलजार ने कहा। इस शहर में निकलने के लिए भी हमें बोस्की की मदद लेनी चाहिए। किस किस्म की? वैसी जैसी कुछ देर पहले तुमने ली है। यानी? इस बार हम चारों डिस्की को साथ लिए मारुति में बैठ जाएंगे और बोस्की से कहेंगे कि वह हमें राजधानी की सीमा से 10 किलोमीटर बाहर छोड़ दे और उसके बाद अपनी बेटी को साथ लेकर लौट आए। अगला दृश्य। दरवाज़ा खुलते ही नाजिम की नज़र बोस्की के चेहरे पर उड़ती हवाइयों पर पड़ी। किसी भयानक आशंका से उसका दिल धड़क उठा। लबों ने स्वतः सवाल किया। क्या हुआ भाभी? बोस्की इस तरह हाँफ रही थी जैसे वह गाड़ी ड्राइव करके नहीं बल्कि भागती हुई आई हो। अपनी उखड़ी हुई सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी वह, जबकि मारे उत्तेजना के पागल सा हुआ जा रहा नाजिम चीख पड़ा। बोलती क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें? सब गड़बड़ हो गया, वह बड़ी मुश्किल से कह पाई। आखिर बात क्या है? वह फिर चिल्लाया। मुझे मुझे अंदर तो आने दो। उसके गैलरी में आते ही नाजिम ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तब तक गबरू, रुस्तम और अलजार भी गैलरी में आ चुके थे। उन्होंने शायद नाजिम के चिल्लाने की आवाज़ें सुन ली थी। बोस्की उनके बीच से भागते हुए अंदर वाले कमरे में चली गई। सबके चेहरे फक थे, सस्पेंस युक्त। गबरू ने नाजिम से पूछा, क्या बात हुई? अभी उसने कुछ बताया नहीं है। कहने के बाद वह लगभग भागता हुआ बोस्की के पीछे लपका। तीनों उसके पीछे। वह बेडरूम में थी। पहुंचते ही नाजिम ने कहा, बात तो बताओ। तुम लोग फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ प्लीज़। बात क्या है? नाजिम जी का। क्या मेरे माता पिता में से कोई तुम्हारे पहुँचने से पहले थाने? नहीं। तो फिर कोठी को वॉच कर रहे जासूसों ने कुछ ताड़ लिया?
नहीं, वहाँ सब ठीक है। ये भी नहीं, वो भी नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर बात क्या है? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? हम लोग क्यों भाग जाएं यहाँ से? क्या आफत आ गई? मुझे रास्ते में डगलस मिला था। डगलस? एक साथ चारों हकला गए। हाँ। फिर? इस पूरे इलाके की ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है। बोस्की ने बताया। घर घर की तलाशी ली जा रही है। जाने कैसे उसे शक हो गया कि तुम इस इलाके में छुपे हुए हो। तुम्हें कहाँ मिला था? वह जगह मुश्किल से एक फलांग दूर है, वह कहती चली गई। किसी भी तरह तुम इस इलाके से भाग निकलो, वरना तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। और मैं भी। मुझे भी डगलस बख्शेगा नहीं। वे सवालिया नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। काफ़ी देर तक गहरी खामोशी छाई रही। चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। दिमाग चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लगा। गबरू कह उठा। ये डगलस तो कमबख्त यमराज की तरह हमारा पीछा कर रहा है। कोई नई बात नहीं हुई है दोस्तों। नाजिम ने मानो खुद को नियंत्रित कर लिया था। मैंने रात ही संभावना व्यक्त कर दी थी कि इलाके की तलाशी हो सकती है। उस वक्त केवल संभावना थी डॉक्टर। इस वक्त सचमुच तलाशी चल रही है। हमारी दूसरी संभावना भी सही निकलनी चाहिए। दूसरी कौन सी? जिस वजह से हमने इस इलाके में इस कोठी को चुना था, उसने कहा। सारी कोठियों की तलाशी हो सकती है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा सकता है, किंतु इस कोठी की तलाशी नहीं हो सकती। ये तुम्हारा वहम है। पोस्ट की क्या उठी? यहाँ की तलाशी डगलस सबसे पहले लेगा। ऐसा? 100% ऐसा होना है। इस किस्म के भेदभाव वे नहीं करते। नाजिम ने कह दिया। तो तब देखा जाएगा, तब तलाशी होगी। तुम समझती क्यों नहीं? अपने वहम में फंसे रहकर तुम। खामोश रहो भाभी। वह गुर्रा उठा। हमें अपने बचाव का रास्ता सोचने दो। बोस बोस की सकपका उठी। अगला दृश्य। अपनी कोठी पर पहुंचकर डगलस ने बेल बजाई। उस वक्त तलाशी का काम बगल वाली कोठी तक पहुंच चुका था। कुछ देर बाद जब बोस्की ने दरवाज़ा खोला तो उसके फक पड़े हुए चेहरे को देखकर डगलस चौंका। क्या बात है? उसने पूछा। तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा क्यों है? कुछ नहीं। बोस्की ने बड़ी मुश्किल से थूक निकला। कुछ तो है। मजबूर बोस्की को कहना पड़ा। मुझे डिस्की की फिक्र हो रही है। क्यों? क्या हुआ उसे? 2 बजे आने के लिए कह गई थी, अब 3 बज रहे हैं। बस इसलिए चेहरे पर 12 बजा रखे हैं। बोस्की बोली। क्या ये कम फिक्र की बात है? अरे पिकनिक पर अक्सर देर लगी जाया करती है, आ जाएगी। मगर ज़्यादा मरी जा रही हो तो स्कूल में फ़ोन कर लो। पता लग जाएगा कि वे लोग पिकनिक से लौटे हैं कि नहीं। हाँ हाँ। उसे डगलस के सामने से हटने का बहाना चाहिए था। ऐसे ही करती हूँ। और सुनो। जी। वह ठिठकी। ज़रा सब लोगों के लिए चाय बना देना, बड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। चाय? बोस्की का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। क्यों? क्या हुआ? तो दूध नहीं है। कहाँ गया दूध? आज दूध ही आया ही नहीं। रात का थोड़ा सा दूध पड़ा था सो। आइए आइए कमिश्नर साहब। बोस्की की बात पूरी होने से पहले ही डगलस ने बगल वाली कोठी से निकलकर इधर आ रहे कमिश्नर का स्वागत करते हुए कहा। ये वो झोपड़ी है जो सरकार ने मुझे तब तक के लिए दे रखी है जब तक उसका मुलाजिम हूँ। कमिश्नर ठहाका लगाकर हंसा। और ये मेरी वाइफ है। उसने बोस्की की तरफ इशारा किया। मिसिस बोस्की। दोनों ने एक दूसरे को अभिवादन किया। बोस्की को डर था कि कहीं डगलस ड्राइंग रूम खोलने को ना कह दे या ठंडा वंडा ना मांग बैठे। सो बिना उसे कुछ कहने का मौका दिए बोली। मैं डिस्की के स्कूल में फ़ोन करके पूछती हूँ। डगलस के पास उसकी बात का जवाब देने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि तभी खोजी दस्ता पड़ोस की कोठी से निकलकर डगलस की कोठी में पहुंचा था। डगलस ने पूछा। कुछ मिला? निराशात्मक अंदाज में गर्दन हिलाता हुआ गुब्राइल नज़दीक आ गया। डगलस ने उसे बताया। ये मेरी कोठी है। सो तो नेम प्लेट ही बता रही है, गुब्राइल बोला। एक क्षण, सिर्फ एक क्षण के लिए वहाँ खामोशी छाई रही थी। फिर उसे गुब्राइल ने झिझकते से सर में ये पूछ कर तोड़ा। क्या हम कोठी की तलाशी ले सकते हैं सर? अरे! कमिश्नर साहब कह उठे। कैसी बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? ये इनकी कोठी है यहाँ। नो सर। डगलस ने हस्तक्षेप किया। कोठी किसी की भी हो, तलाशी होगी। ड्यूटी के दरमियान पक्षपात बरतना मेरे हिसाब से कर्तव्यहीनता है। कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर डगलस? नो। नो कमिश्नर साहब। डगलस बोला। ज़रा देखिए तो सही, सरकार ने कितनी बड़ी कोठी दे रखी है मुझे। और परिवार में प्राणी है केवल 3। ऐसे बहुत से कमरे हो सकते हैं जिनमें हम तीनों में से किसी का सालों साल जाना तक नहीं होता। उन कमबख्तों की कौन कहे? उन्हीं में से किसी में छुपकर बैठ जाने में क्या देर लगती है? अच्छा अच्छा, कमिश्नर साहब ने कहा। देख लो भाई। अपने दल के साथ गुब्राइल कोठी के अंदर घुस गया, जबकि डगलस और कमिश्नर साहब बरामदे में ही खड़े रहे। डगलस ने कहा। मैं इंस्पेक्टर की इस बात से खुश हुआ कि उसने इस कोठी की तलाशी लेने की बात कही। गुब्राइल पुलिस विभाग में सख्त, कर्मठ, ईमानदार और कर्तव्य के प्रति समर्पित इंस्पेक्टर के रूप में जाना जाता है, कमिश्नर ने कहा। और समय समय पर हमने भी ऐसे ही महसूस किया है। मैं खुद ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ। जाने कैसे टपोस्की की कोठी पर मुझे उस पर शक हो गया। हो जाता है मिस्टर डगलस, कमिश्नर ने कहा। दरअसल उस शक के पीछे वजह थी कि टपोस्की की मौत से सचमुच आगे बढ़ने का आपका रास्ता समाप्त हो गया था। अगला दृश्य। तो तुम? उसे देखते ही बोस्की उछल पड़ी। कौन हो तुम? पुलिस इंस्पेक्टर गुब्राइल। उसने सीने में लगी नेम प्लेट की तरफ इशारा किया। वो तो ठीक है, मगर यहाँ अंदर क्यों आए? तलाशी ले। तलाशी?
बोस्की के प्राण खुश्क हो गए। मगर ये डगलस? जी, उसने अदब से कहा। मैं जानता हूँ। फिर भी उन्होंने खुद कहा। हमारे कमिश्नर साहब तो कोई ज़रूरत नहीं समझ रहे थे, मगर डगलस साहब ने कहा कि कोठी बहुत बड़ी है और परिवार में प्राणी केवल 3 है। सो जाने वे बदमाश कौन से कमरे में घुस गए? बोस्की के कानों में सीटियां बज रही थीं। दिल चाह रहा था कि अभी दौड़े और डगलस से कहे कि ये क्या बेवकूफ़ी करा रहे हो, वे जालिम हमारी बेटी को मार डालेंगे। परंतु बाहर वह कमिश्नर से बात कर रहा है। क्या करे वे, क्या करे? वह कुछ कुछ समझ में ना आया। तब तक गुबरैल अपने सिपाहियों को इधर उधर फैला चुका था और खुद डिस्की के कमरे की तरफ बढ़ा। अभी वो ढुके हुए दरवाजे से 2 कदम इधर ही था कि ठहरिए! बोस की चीख ही जो पड़ी। गुबरैल ठिठका और घूमा ही था कि बोस की बोली, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? कमरा चेक करने, गुबरैल ने कहा। कहीं कहीं और चेक कर लीजिए, वह पागलों की तरह बोली। वहाँ कोई नहीं हो सकता। क्यों? गुबरैल की आंखें सिकुड़ गईं। वहाँ डिस्की है, मेरा मतलब हमारी बेटी। बोस्की की हालत देखकर कोई बच्चा भी बता सकता था कि इस वक्त कैसी वैसी ही अवस्था में है जैसी अ, शेरों के झुंड में घिरा कोई व्यक्ति हो सकता है। सारा शरीर पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा था। हथेलियां तक पसीने से सराबोर हो चुकी थीं। इस पर इंस्पेक्टर गुबरैल ने सपाट स्वर में पूछा, क्या बात है मिसेस डगलस? आप ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही हैं। नहीं तो, नहीं तो। फिर यह कमरा चेक क्यों नहीं करने दे रही? बड़ी मुश्किल से डिस्की अभी अभी सोई है। आपकी आहट से वो जाग जाएगी। इतनी बड़ी कोठी पड़ी है, आप कहीं और चेक कीजिए ना। मैं आहिस्ता से चेक करूँगा, वो नहीं जागेगी। कहने के बाद गुबरैल एक ही झटके में 2 कदम का फासला तय करके न सिर्फ दरवाजे पर पहुंच गया, बल्कि दरवाज़ा खोल भी लिया उसने। उफ! जैसे काट मार गया बोस्की को। यूं खड़ी रह गई वह जैसे किसी साधु के शाप से पत्थर की शिला में तब्दील हो गई हो। दिल, दिमाग, आंखें, कान, नाक आदि कोई भी इंद्री काम नहीं कर रही थी। सब कुछ शिथिल पड़ गया था, सब कुछ। अगला दृश्य। वे बोस्की और गुबरैल के बीच होने वाली एक एक बात सुन सकते थे, सुन रहे थे। और होश इस कदर फाख्ता थे कि शायद नाजिम के अलावा किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। जानते थे कि गोलियां चलाते हुए भी अब वे वहां से बचकर नहीं निकल सकते। रुस्तम और गबरू दरवाजे के ठीक सामने बेड पर घुटनों के बल बैठे थे। बीच में डिस्की थी बेहोश। नाजिम और अलजाद दरवाजे के दाएं बाएं खड़े थे। जिस्मों से पसीने यूं चू रहे थे जैसे 5 घंटे से जून की दोपहर में खड़े हों। और फिर तब जबकि एक झटके से दरवाज़ा खुला। अंदर कदम रखते ही गुबरैल ने दरवाज़ा वापस बंद कर दिया और दरवाजे पर खड़े नाजिम अलजार पीछे से उसी पर झपटने ही वाले थे कि होंठों पर उंगली रखे हुए तेजी से घूमा। अलजार और नाजिम जहाँ के तांच टक गए। मारे हैरत कि उनका बुरा हाल हो गया। बिजली की सी फुर्ती के साथ गुबरैल ने अपनी जेब से एक कागज़ निकालकर नाजिम के हाथ में ठूसा और फिर जल्दी जल्दी उन सबको पलंग के नीचे घुस जाने का इशारा करने लगा। वे कुछ समझे, कुछ नहीं समझे, मगर जब नाजिम को पलंग के नीचे घुसते देखा तो गदपद वे भी घुस गए, जबकि गुबरैल ने वापस जंप लगा दी थी। शायद ही उसने कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा गुजारा हो। अगला दृश्य। बोस की यूं ही स्टैचू की मानंद खड़ी थी, जबकि वापस इस कमरे में कदम रखता हुआ गुबरैल हंसता हुआ बोला, हाँ, आप भी अजीब मजाक करती हैं मिसेस डगलस। कमरे में तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? हे ईश्वर, ये क्या सुन रही है वह? कान कान कहीं बस तो नहीं रहे? मिसेस डगलस, मिसेस डगलस। गुबरैल ने कम से कम 3 बार उसे पुकारा। तब कहीं जाकर उसके मुँह से निकला, हाँ। अब छोड़िए, मैं कायल हो गया। वाकई आप बेहतरीन एक्टिंग करती हैं। जी जी, क्या मतलब? बोस की मानो हिप्नोटिज्म की दुनिया से बाहर आई हो। सचमुच आपकी एक्टिंग से मैं भ्रमित हो गया, गुबरैल ने कहा। सोचने लगा कि कमरे में आपकी बेटी ज़रूर होगी, मगर देखा तो पाया कि वहाँ कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? बोस्की का दिमाग मानो फिर गया। जी हाँ, कमरा एकदम खाली है, आप देख सकती हैं। देखने के लिए वह दौड़ी ही जो पड़ी और कमरे पर जाकर देखा तो कमरा सचमुच खाली नजर आ रहा था। तभी बेड के नीचे से उसे नाजिम का झांकता हुआ चेहरा नजर आया। होठों पर उंगली रखे हुए चुप रहने का संकेत कर रहा था। बोस्की को समझने में देर नहीं लगी कि इंस्पेक्टर की नज़र उन पर नहीं पड़ी है। पलंग के नीचे झांक कर उसने देखा ही नहीं होगा। पीछे से गुबरैल की आवाज़ उभरी, क्या मैं गलत कह रहा था मिसेस डगलस? उफ! दोनों हाथों से अपना माथा पकड़े हुए पलटी बोली, क्या हो गया है मुझे? डिस्की स्कूल की तरफ से पिकनिक पर गई हुई है और मैं आपसे कह रही हूँ कि वह यहाँ सो रही है। मैं खुद अभी अभी सोकर उठी हूँ। शायद सपने में डिस्की को इस कमरे में सोता देखा। आप फिर एक्टिंग कर रही हैं, गुबरैल हंसा। मगर इस बार मैं नहीं फंसूंगा। आपने मुझे इसलिए मूर्ख बनाया क्योंकि मैं इस कमरे को चेक करने की जिद आपकी इच्छा के विरुद्ध कर बैठा था। मान गया मिसेस डगलस, मैं सचमुच बेवकूफ़ बन गया था। इस बार बोस्की को कुछ कहने का मौका दिए बिना वह बाहर चला गया। अगला दृश्य। बाहर वाले कमरे से अभी गुबरैल की आवाज़ आ ही रही थी कि पलंग के नीचे नाजिम के नज़दीक पड़ा गबरू बोला, ये सब क्या चमत्कार हो रहा है? क्या चक्कर है? चुप रहो, अभी वह यहीं है। मगर मगर वो तो शायद वो वही पुलिसिया है जो जीप लेकर गोल्फ ग्राउंड आने वाला था। मगर मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। रस्तम की आवाज़ उभरी, वह एक कागज़ भी तो दे गया है। हाँ,
क्या लिखा है उसमें? अलजार ने पूछा। अभी मैं खुद नहीं पढ़ पाया हूँ। तो जल्दी पढ़ो। नाजिम ने यूं ही पड़े पड़े जेब में हाथ डालने की कोशिश की थी कि बोस्की के पैर चमके और साथ ही उसकी आवाज़ गूंजी। वो बाहर गया। उन सभी लोगों को वहाँ से भी जाने दो, तुम कमरे में ही रहो। मगर वह इंस्पेक्टर समझ रहा है कि मैंने उससे मजाक किया था, उसको मूर्ख बनाया था। बाहर इस वक्त वह इस घटना का जिक्र डगलस से कर रहा होगा। वो क्या सोचेंगे? इंस्पेक्टर उससे जिक्र नहीं करेगा। क्यों? लोग दूसरों से उन घटनाओं का जिक्र नहीं करते जिनमें वो खुद मूर्ख बने होते हैं। नाजिम ने तेजी से कहा। इस वक्त तुम जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। वह पुनः दरवाज़ा भिड़ाकर बाहर वाले कमरे में चली गई। नाजिम खुद गुबरैल द्वारा दिए गए कागज़ को पढ़ने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। सो तेजी से पलंग के नीचे से निकला। उसके पीछे वे तीनों तीनों भी उसी तरह लगभग बाहर निकल आए जिस तरह गए थे। बेहोश डिस्की को गबरू ने संभाल रखा था। उसे बेड पर लिटाता हुआ बोला, जल्दी पढ़ो डॉक्टर, कागज़ में क्या लिखा है? नाजिम ने जेब से कागज़ निकाला। तीनों उस पर झुक गए। कागज़ पर लिखा था, कल रात 9 बजे किसी भी तरह कंपटी झील पर पहुंचो, वहाँ 100% तुम्हें मदद मिलेगी। बस इसके अलावा कागज़ पर कुछ नहीं लिखा था। पढ़ने के बाद काफ़ी देर तक वे एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखते रहे, जैसे पूछ रहे हों कि अब क्या ख्याल है। मगर बोला कोई कुछ नहीं। खामोशी छाई रही। अगला दृश्य। तब जबकि बोस्की एक बार फिर उस कमरे में प्रविष्ट हुई। अलजार ने पूछा, वे लोग गए? हाँ, नेक्स्ट कोठी की तलाशी ले रहे हैं, मगर वह डिस्की को क्या हुआ? नाजिम बोला, कोई खास बात नहीं, सिर्फ बेहोश है। बेहोश? वह चीं उठी। कैसे बेहोश हो गई वो? मैंने किया है। मगर क्यों? वो गुर्रा उठी। देखो डॉक्टर, मैंने कहा था मेरी डिस्की को कुछ नहीं होना चाहिए। इसी के बूते पर तुम यहाँ जिंदा खड़े हो। अगर डिस्की को कुछ हो गया तो मैं तुमको अपने हाथों से गोली मार दूंगी। इसे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पानी चेहरे पर पड़ते ही होश में आ जाएगी। मगर इसे बेहोश करने की हिम्मत कैसे की तुमने? मजबूरी थी भाभी, नाजिम ने कहा। जिस वक्त इंस्पेक्टर तुमसे बात कर रहा था तुम ये कह रही थी कि अंदर डिस्की सोई हुई है। तो पहले हमने यही सोचा था कि डिस्की को पलंग पर लिटाकर हम सब छुप जाते हैं, और इसके लिए इसे बेहोश करना ज़रूरी था। ये जगी हुई थी, मुंह पर टेप लगाकर पलंग पर लिटा नहीं सकते थे, और अगर कुछ भी ना करते तो ये हंगामा बचा देती। मगर फिर हमारा इरादा बदल गया। इसे भी अपने साथ लेकर पलंग के नीचे छुप गए। बोस्की ने जहरीले स्वर में कहा। बाद में दिमाग में डर समा गया होगा कि अगर तुमने डिस्की को इस तरह अलग कर दिया तो कहीं इसे अपने कब्जे में लेकर मैं ही तुम्हारा राज ना खोल दूं। हालांकि वह गलत सोच रही थी, मगर फिर भी नाजिम ने कहा, ऐसा ही समझ लो। इस बार वह कुछ नहीं बोली, आंखों में जहर लिए उसे देखती रही। रुस्तम ने कहा, हम तुम्हें खुशखबरी देना चाहते हैं। खुशखबरी? इस वक्त तुम्हारे लिए इससे बड़ी क्या खुशखबरी होगी कि हम यहाँ से जाने वाले? कब? बोस्की का चेहरा सचमुच दमक उठा। कल शाम। कल शाम? जो चमक उभरी थी वह स्वतः लुप्त हो गई। बोली, कल शाम तक मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? इस बार रुस्तम अपने पुराने रूप में गुर्राया। डगलस को संतुष्ट करने का मेरे पास कोई बहाना नहीं है। वे गिड़गिड़ा उठी। डिस्की अगर आज भी डगलस के सामने नहीं आई तो वह आफत खड़ी कर देगा। यह हमारा नहीं तुम्हारा हेडेक है, अलजार बोला। अब तो सिर्फ 24 या 25 घंटे की बात रह गई है, जबकि कल हमने शहर में पुलिस की सरगर्मी ठंडी पड़ने तक रहने के लिए कहा था। जो बहाना तब लगा दी वही अब लगा दो। मैंने खूब सोच लिया है, कोई बहाना नहीं सूझ रहा। एकाएक नाजिम ने पूछा, राजधानी में तुम्हारा या डगलस का कोई रिश्तेदार है? हाँ है। क्यों? कौन है? मेरी बड़ी बहन, यानी डगलस की साली। कितने बच्चे हैं उसके पास? 2। कहाँ पढ़ते हैं? रिस्की के स्कूल में। गुड, बन गई बात। नाजिम चुटकी बजा करके उठा। तुम कह सकती हो कि पिकनिक के बाद डिस्की तुम्हारी बड़ी बहन के यहाँ गई है? डगलस कभी यकीन नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हर घटना कभी ना कभी पहली बार होती है, नाजिम बोला। और जहाँ तक डगलस के यकीन करने ना करने का सवाल है तो उसका जवाब यह है कि झूठ बोलना एक आर्ट है। आप नामुमकिन से नामुमकिन बात को इस अंदाज में कह सकते हैं कि सामने वालों को यकीन करना पड़े, और मुमकिन से मुमकिन बात को इस ढंग से भी कह सकते हैं कि सामने वाला आपको जड़ से झूठा समझे। मैं समझी नहीं। अब इस बात को लो, वह बोला। तो हम बात यहाँ से शुरू करोगी कि जब डिस्की स्कूल से उस वक्त तक नहीं लौटी जो बताकर गई थी तो तुम चिंतित हो उठी। ये तो मैं कह भी चुकी हूँ। क्या मतलब? नाजिम बोला। किस संदर्भ में? बोस्की ने डगलस से हुई बातें बता दी, जिन्हें सुनते ही नाजिम का चेहरा दमक उठा। उसके चुप होते ही बोला, लो, जो बहाना मेरे दिमाग में है उसकी भूमिका पहले ही बन चुकी है। और मज़े की बात यह है कि इस भूमिका पर डगलस यकीन भी कर चुका है। मगर सुनो, उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर बिना नाजिम कहता चला गया। उससे कहोगी कि तुम्हारे स्कूल फ़ोन करने से पहले ही तुम्हारी बड़ी बहन का फ़ोन आ गया। उसने कहा कि आज उसे बच्चों की टीचर से बच्चों के बारे में रिपोर्ट लेनी थी, सुबह स्कूल गई थी। उसी समय डिस्की भी बच्चों के साथ उसके घर चलने की जिद करने लगी। क्योंकि डिस्की का मन उसके बच्चों के साथ खेल में लगा हुआ था, सुबह उसे अपने साथ ले गई। रात को वहीं रहेगी और सुबह तुम्हारी बहन अपने बच्चों के साथ उसे स्कूल भेज देगी। लेट्स ऑल। डगलस तुरंत फ़ोन उठाएगा और मेरी बहन के घर का नंबर रिंग। नाजिम ने पुनः उसकी बात काट दी। ऐसा तब कर पाएगा जब फ़ोन ठीक होगा,
और वह खुद तुम्हारी बड़ी बहन के घर ना जा सके, ये तुम्हारी ड्यूटी है। मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? एक बार घर आए पति को पत्नी बाहर जाने से किस तरह रोक सकती है? क्या ये भी मुझे बताना होगा भाभी? कुछ देर तक बोस्की उसे घूरती रही, फिर डिस्की को बेहोश हुए बहुत देर हो गई, इसे होश में लाने का कोई इंतज़ाम करो। ये मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है? कहने के बाद वह बेड पर पड़ी डिस्की की तरफ बढ़ा। अगला दृश्य। आज नाजिम और गबरू डिस्की वाले कमरे में थे। अलजार और रुस्तम स्टोर रूम में। नाजिम ने उन्हें बता दिया था कि किस तरह ऊपर पहुंच सकते हैं। टगलर रात के 10 बजे आया। दरवाज़ा बोस्की ने खोला और दरवाज़ा खुलते ही वह बोला, हेलो डार्लिंग, आज तो लेट नहीं हूं ना? बोस्की ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। डगलस ने उसे बाहों में भरने के बाद होठों पर एक भरपूर चुंबन अंकित किया। गैलरी पार करते वक्त उसने पूछा, आज नाजिम के बच्चे की तबीयत कैसी है? जी जी ठीक है, वह कचा गई। क्या हो गया था? 10 घंटे से लैट्रिन नहीं हुई थी उसे, फिर तड़प तड़प कर रोने लगा। वे लोग घबरा गए। घबरा मैं भी गई थी, मगर डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है। उसे माँ का दूध पच नहीं रहा, सो डिब्बे का दूध लिख दिया। कौन से डॉक्टर को दिखाया था? वो उसकी हड़बड़ा सी गई। तुरंत कोई नाम ना सूझा, मगर इसी कमी को छुपाने के लिए उसने तेजी से सवाल किया, क्या आप वहाँ गए थे? नहीं। फिर आपको कैसे मालूम कि उनका बच्चा बीमार है? डगलस यूं मुस्कुराया जैसे कोई बुजुर्ग बच्चे के बचकानी बात पर मुस्कुराता। बोला, तो मैं शायद बताया तो था कि मेरे जूनियर 24 घंटे उसी कोठी की निगरानी कर रहे हैं। ऐसी निगरानी कि उन्हें बच्चे के बीमार होने तक की खबर है। उन्हें तो ये भी मालूम है कि डॉक्टर को तुम खुद लेकर आई थी। अच्छा, तुमने बताया नहीं कौन से डॉक्टर को दिखाया था? चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर चिदम्बरम, वो उसकी नाम सोच चुकी थी। ओह, मगर ये बात तुम पूछ क्यों रहे हो? मेरे जूनियर्स कह रहे थे कि डॉक्टर के आने जाने की प्रक्रिया में दो बातें असामान्य थी। धड़कते दिल से पूछा उसने। कौन सी दो बातें? पहली ये कि डॉक्टर ने कोठी के अंदर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा टाइम लगाया। दूसरी ये कि तुम डॉक्टर को लेकर 10 मिनट में आ गई, मगर छोड़ने के बाद 35 मिनट में पहुंची। ये क्या बात हुई? हम जासूसों के लिए इसी किस्म की बातें महत्वपूर्ण होती हैं, जो आम आदमी के लिए कोई महत्व नहीं रखती। दरअसल इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स के ज़रिए मुजरिम तक पहुंच जाते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि डॉक्टर को लेकर आने और छोड़कर आने में टाइम का इतना फ़र्क कैसे रहा? बोस्की ने उल्टा आक्रमण किया। तो मैं ये समझूं कि यह सवाल मेरा पति नहीं बल्कि एक जासूस कर रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। डगलस हंसा। झूठ बोल रहे हैं आप। वह गुर्राई। साफ साफ कहिए, आपको मुझ पर क्या शक है? शक? वह और ज़ोर से हंसा। तुम पर मैं क्या शक कर सकता हूँ? शक तो कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं। तो सवाल किस लिए? सिर्फ उन दो असामान्य बातों का जवाब हासिल करने के लिए जो मेरे जूनियर्स ने नोट की। क्या मेरे लिए जवाब देना ज़रूरी है? हाँ। पर तुम क्या चाहती हो? सिर्फ ये कि अगर तुमने मुझसे इन सवालों के जवाब की ज़िद की तो मैं ये समझूंगी कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। और तुम मुझ पर शक करो, ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात है। ओहो, तुम तो बात को बहुत सीरियसली ले रही हो। अगर ऐसी बात है तो छोड़ो, मुझे अपने किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए, बस। वो उसकी आंखों में अभी भी नाराज़गी लिए उसे घूरती रही। अब क्यों नाराज़ हो डार्लिंग? मुंह ठीक करो। अगर आप जवाब नहीं चाहते तो जवाब दे रही हूँ। बोस्की ने इस डर से कहा कि कहीं वो उससे जवाब ना पाकर डॉक्टर चिदम्बरम से ही ना पूछ बैठे। बच्चे को चेक करने में इतना टाइम डॉक्टर को मेरी वजह से ही लग गया था। मैंने खुद कहा था कि वो बच्चे को पूरी तरह से चेक कर ले। और वापस लौटने में ज़्यादा वक्त इसलिए लगा क्योंकि वहाँ मुझे चित्रा मिल गई थी। चित्रा? हाँ, उसका भी बच्चा बीमार था और वो उसे दिखाने लाई थी। मैंने औपचारिकतावश बच्चे के बारे में पूछा। तुम तो जानती हो कि कितनी बातूनी है वे। एक बार शुरू हुई तो फिर रुकी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे यकीन आ गया। इस डर से कि कहीं डगलस आगे कोई सवाल ना पूछ ले, बोस्की ने पूछा, वे लोग मिले? नहीं, पूरा इलाका छान मारा, वे कहीं भी नहीं है। मगर तुम्हें ये कैसे पता लगा कि वे इस इलाके में होने चाहिए? छो इन बातों से तुम क्या लेती हो? डिस्की नज़र नहीं आ रही? कहाँ है? आपकी बड़ी साली साहिबा के यहाँ। अब डगलस चौंका। मुंह से निकला, क्यों? जवाब में बोस्की ने वही सब कह दिया जो नाजिम ने समझाया था। सुनने के बाद डगलस बोला, कमाल है, आज मैं उसकी वजह से जल्दी आया और वह यहाँ वही नहीं है। अच्छा जी, बेटी की वजह से जल्दी आए हैं, बीवी की वजह से नहीं? दोनों की वजह से आया हूँ भाई। पुनः हंसते हुए उसने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। बोस्की ने पूछा, किसे फ़ोन कर रहे हो? अपनी साली साहिबा के यहाँ। उनकी और प्यारी बेटी की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। कहने के साथ उसने रिसीवर कान से लगाया और डायल टोन गायब पाकर बोला, अरे इसमें तो टोन ही नहीं है। महीने में 30 दिन तो फ़ोन ख़राब रहते हैं, इससे तो घर में ना हो तो अच्छा है। डगलस ने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। बोला, इस वजह से ख़राब नहीं रहना चाहिए। क्यों? कभी भी जूनियर्स को यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसने कहा। अगर उन्हें नाजिम की सूरत दिखाई दी और मुझसे संबंध स्थापित नहीं हो पाए तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब छोड़ो भी, हर वक्त काम की बात। नहीं बोस्की, मैं इस मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। वह उठकर खड़ा होता हुआ बोला, गुप्ता जी के यहाँ से इमरजेंसी कंप्लेंट करता हूँ। आधे घंटे के अंदर अंदर मैकेनिक को आना पड़ेगा। चीफ को कहूँगा कि वह ऐसा कराए।
अब बॉस्की जानती थी कि कंप्लेंट के साथ ही डगलस उसकी बहन के यहाँ भी फ़ोन कर लेगा। उसे साफ साफ नज़र आ रहा था कि सारा झूठ पकड़ा जाने वाला है। डगलस बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था और बॉस्की को उसे यह काम करने से हर हाल में रोकना था। अतः उसके पीछे लपकती सी बोली, रहने भी तो डार्लिंग, अच्छा ही ये फ़ोन ख़राब है। आज मैं तुम्हारे और अपने बीच में व्यवधान नहीं चाहती। डगलस ने उसे ध्यान से देखा। वे निगाहें पति की नहीं बल्कि उस डगलस की थीं जो सामने वाले के चेहरे पर दिल की इबारत पढ़ लेती थी। बोला, आज तुम्हें क्या हो गया बॉस्की? मेरे काम के बारे में तो तुमने पहले कभी दखल नहीं दिया। काम के मामले में अभी कहाँ दखल दे रही हूँ? ये दखल नहीं तो और क्या है? डगलस कह उठा। तुम जानती हो कि नाजिम और उसके आतंकवादी साथियों को पकड़ना मेरे लिए जीवन मरण का सवाल बना हुआ है। मेरा पूरा कैरियर इस मिशन के साथ जुड़ा है और तुम कहती हो कि मैं इस मामले में लापरवाही बरतूँ। वहाँ ज़रूरत पड़ने पर जूनियर्स मेरा नंबर डायल करते रहें और मैं यह तुम्हारी जुल्फ़ों में उलझा पड़ा रहूँ। वो उसकी अवाक रह गई। मैं पूछता हूँ, फ़ोन ठीक हो जाए तो तुम पर क्या आफत आ जाएगी? मैं तो सिर्फ वैसी गुस्से में से बोला। और अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो बोस की वो ये है कि हालत तुम्हारी डूब कर मर जाने जैसी हो रही है। क्या मतलब? उसके मुंह से निकला, मुझे तुम पर शक हो रहा है। तुम्हारे स्टेटमेंट बहुत साफ सुथरे नहीं हैं। बोस्की का दिल बैठता जा रहा था मगर उसे पूछना पड़ा, स्टेटमेंट से तुम्हारा क्या मतलब? नाजिम का जब बच्चा बीमार है, ये बात तुमने मुझे उस वक्त नहीं बताई जब उसके घर से लौटती रास्ते में मिली थी। डगलस कहता चला गया, उस वक्त 2:30 बजा था। खुद तुम्हारे कथानुसार डिस्की स्कूल से 2 बजे आनी थी। तुम चाहे जाओ मगर उसके स्कूल के से आने के टाइम पर हर हाल में घर में होती हो। डॉक्टर चिदम्बरम का क्लिनिक नाजिम के घर से पूर्व में है, जबकि तुम पश्चिम से उसे लेकर आई और उधर ही लेकर गई। जाहिर है कि वह चिदम्बरम नहीं कोई और था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन था वो? डगलस का हर शब्द बोस्की के जहन में बुलेट की तरह टकराया था और अंत में जितनी भयानक संभावना व्यक्त करते हुए जितना सीधा सवाल उसने किया था वो तो किसी बम की तरह बोस्की के संपूर्ण जिस्म से टकराया। वह हक्की बक्की खड़ी रह गई थी, जड़वत। मुंह से बोल न फूटा। अगर और सुनना चाहती हो तो सुनो, डगलस ने आगे कहा। मुझे शक है कि डिस्की वहाँ है भी नहीं या नहीं जहाँ तुम बता रही हो। और कहाँ होगी? मैं बड़ी मुश्किल से कह पाई। मुझे सिर्फ शक है, विश्वास नहीं। विश्वास होता तो अब तक मेरे हाथ तुम्हारी गर्दन पर होते। शक इसलिए कि तुम्हारी एक्टिविटीज़ और स्टेटमेंट पूरी तरह अस्वाभाविक है। मेरा शक सही है या नहीं ये अभी फ़ोन पर पता कर लेता हूँ। ये सब बातें मैं फ़ोन करने के बाद तुमसे करना चाहता था मगर तुम्हारे व्यवहार ने अभी करने पर मजबूर कर दिया। जब मजबूर कर ही दिया है तो मेरे सवालों के जवाब दो। वह आदमी कौन था जिसे तुम नाजिम के घर ले गई? डिस्की कहाँ है? डिस्की यहाँ है। कमरे में नाजिम की आवाज़ गूंजी। और अगर तुमने ज़रा भी हरकत की डगलस तो कम से कम इस दुनिया में ये कहीं नहीं होगी। अगला दृश्य। दोनों चौंक पड़े। डगलस ज़्यादा, पोस्ट की कुछ कम। एक झटके से दोनों के चेहरे आवाज़ की दिशा में घूम गए। दोनों कमरों के बीच वाले दरवाजे पर नाजिम डिस्की को गोद में लिए खड़ा था। उसकी बगल में खड़े गबरू ने राइफल की नाल डिस्की के सीने पर रखी हुई थी। डिस्की के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर टेप। डगलस का दिमाग घूम कर रह गया, रोंगटे खड़े हो गए। तो तुम? ये लफ्ज़ बहुत देर बाद उसके मुंह से निकला। हाँ, मैं और मेरे तीनों साथी भी हैं, वह बोला। सोचा था कि तुम्हारी गैर हाजिरी में यहाँ से रात गुजार कर चले जाएंगे मगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही स्मार्ट हो डगलस। तुमने हमें सामने आने के लिए मजबूर कर दिया। डगलस दिमाग को थोड़ा नियंत्रित कर चुका था। बोला, मुझे ऐसी ही किसी घटना की आशंका थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आशंकाएं ज़्यादातर ठीक निकलती हैं। अभी सामने आते हैं। कहने के बाद उसने कठोर स्वर में बोस्की को हुक्म दिया, जाकर स्टोर रूम का दरवाज़ा बाहर से खोलो भाभी, और उनसे कहो कि अब छुपे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सहमी हुई बोस्की ने सवालिया नज़रों से डगलस की तरफ देखा। डगलस ने आँख के इशारे से उसका हुक्म मानने के लिए कहा। तभी नाजिम ने अगला हुक्म दंदनाया, तुम अपने हाथ ऊपर उठा लो डगलस। मजबूर डगलस को ऐसा करना पड़ा। जब बोस्की गैलरी में चली गई तब डगलस बोला, यह मत समझना डॉक्टर कि मैं बोस्की की तरह तुम लोगों के इशारे पर नाचता रहूँगा। जब तक डिस्की हमारे कब्ज़े में है तब तक तो नाचना ही पड़ेगा बेटे। वह खूंखार स्वर में बोला। अगर नाचना भी पड़ा तो डगलस इसलिए नहीं नाचेगा कि डिस्की उसकी बेटी है, बल्कि सिर्फ इसलिए नाचेगा क्योंकि ट्रेनिंग में ये बात हमें तोते की तरह पढ़ाई जाती है। तो किसी बेगुनाह की कीमत पर ख़तरनाक से ख़तरनाक मुजरिम को मत पकड़ो। ये भी मैं जानता हूँ कि तुम ड्यूटी में सेंटीमेंट्स को मिक्स नहीं करते। सब कुछ जानते हो मगर ये नहीं जानते कि तुम्हारी ये हरकतें बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। जल्दी ही कानून का शिकंजा तुम्हारी गर्दन पर होगा। उस शिकंजे की परवाह होती तो इस आग में न कूदता। डगलस के कुछ कहने से पहले ही वहाँ बोस की रुस्तम और अलजार पहुँच गए। रुस्तम ने चकित स्वर में पूछा, ये सब क्या हो गया डॉक्टर? देख ही रहे हो कि क्या हो गया। मगर हम इन पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। जैसे ही लगा कि डगलस हकीकत तक पहुंचने वाला है और अगर अब हम चूके तो उसके पंजे में फंस जाएंगे,
तो उल्टा इसे अपने पंजों में फंसा दिया। ओह, अब तुम डगलस की तलाशी लो रुस्तम, इसकी प्रत्येक जेब का ज़र्रा ज़र्रा निकाल कर अपने कब्ज़े में ले लो। और तुम सुनो मिस्टर डगलस, हालांकि डिस्की को हमारे कब्ज़े में देखकर ही तुम दूर तक के सारे अनुमान लगा चुके होगे, और भाभी की तरह तुम्हें डिटेल से समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी गलत हरकत होते ही सबसे पहले हम क्या करेंगे। ये पक्की बात है कि जो तुम सोच रहे हो हम वह कर देंगे, हिचकेंगे नहीं। जिनकी अपनी जान जाने वाली हो वे हिचकते नहीं हैं। डगलस ज्यों त्यों खड़ा रहा। अलजार ने उसकी जेबें खाली कर दी। यूं ही खड़े खड़े जूते उतारो डगलस, नाजिम ने अगला आदेश दिया। मैं जानता हूँ कि एक छोटा सा रिवॉल्वर तुम्हारे बाएं जूते की एड़ी में भी रहता है। डगलस मजबूर था, सो ये भी हो गया। अब पति पत्नी आराम से बेड पर बैठ जाए, उसने कहा। मेरे ख्याल से अब फ़ोन के ठीक होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, न डिस्की के बारे में पूछने के लिए और न ही अपने जूनियर्स की रिपोर्ट के लिए। हाथ नीचे कर सकता हूँ? श्योर। डगलस ने हाथ झटके से नीचे गिराते हुए पूछा। तलाशी के वक्त तुम कहाँ थे? पलंग के नीचे, नाजिम ने बताया। इंस्पेक्टर गुबरैल ने ज़्यादा ताका झाकी करने की कोशिश शायद इसलिए नहीं की क्योंकि ये कोठी तुम्हारी है। इस बार वह चुपचाप बेड की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर ने सोफ़ा चेयर पलंग की 3 तरफ सेट कराई। चौथी पर दीवार थी। एक तरफ गबरू बैठा, दूसरी तरफ अलजार, सामने डॉक्टर और रुस्तम थे। उनके बीच में डिस्की, एक राइफल डिस्की के जिस्म पर रखी थी, 3 बेड की तरफ तनी थी। डॉक्टर जानता था कि अगर ज़रा सी भी चूक हो गई तो डगलस उसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा, अतः रंच मात्र भी मौका नहीं देना चाहता था। डिस्की सिर्फ हेलिया बोल नहीं सकती थी, देख सब रही थी। चिपका टेप बीच वाले स्थान से रह रहकर फड़फड़ा उठता था। उसकी ऐसी हालत देखकर बुस्की क्या उठी। डिस्की को मुझे दे दो। नहीं, अब हम कल शाम से पहले इसे अपने से अलग नहीं करेंगे। डगलस के मुंह से निकला। कल शाम? जी हाँ, उससे ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे। तुम लोगों के लिए ये कैद केवल कल शाम तक की है। पहले तुम्हारी श्रीमती जी हमें छोड़कर आने वाली थी, अब तुम खुद छोड़कर आओगे। कहाँ? इस माशा अल्लाह सवाल का जवाब तब दिया जाएगा जब चलेंगे। अगला दृश्य। अगले दिन शाम के 7:30 बजे डगलस ने कहा। शाम खत्म होकर रात शुरू हो चुकी है डॉक्टर, तुमने कहा था कि शाम को चले जाएंगे। हमारा कहना कोई पत्थर की लकीर तो होती नहीं है। क्या मतलब? डगलस चौंका। अभी टाइम है, उसने रिस्ट वॉच पर नज़रें डालने के बाद कहा। 8 बजे चलेंगे। चुप रह जाने के अलावा डगलस के पास कोई चारा नहीं था। इसमें शक नहीं कि इतने लंबे टाइम तक डॉक्टर नाजिम ने अपने उसे एक पल का भी मौका नहीं दिया था। जिसकी प्रत्येक पल खतरे में रही थी, और जब तक वह खतरे में थी तब तक डगलस कुछ नहीं कर सकता था। 8 बजे डगलस ने चुपचाप फिएट की चाबी उठा ली। डिस्की को लिए वे तीनों पीछे से बैठे थे, नाजिम डगलस की बगल में। पर्दे खींच लिए गए। बोस्की को वहां छोड़कर फिएट आगे बढ़ गई। नाजिम उसे रास्ते बताता रहा। चौराहे पर चल रही चेकिंग से अपना खास नंबर होने के कारण ही फिएट बजती हुई निकल जाती थी। उस वक्त 8:45 बजे थे जब कंपटी झील पर नाजिम को गाड़ी रोकने के लिए कहा। उस वक्त पूर्ण सन्नाटा था। एक एक करके सब गाड़ी से निकल गए। नाजिम ने कहा, यहाँ ड्रॉप करने के लिए धन्यवाद दोस्त। वैसे हमें जाना तो बहुत दूर है, मगर आगे का सफ़र तुम्हारी नहीं बल्कि उस गाड़ी में करेंगे। डगलस ने उधर देखा जिधर नाजिम ने इशारा किया था, और यही क्षण था जब नाजिम की भरपूर कराट डगलस की कनपटी पर पड़ी। एक घुटी घुटी सी चीख के साथ वह लहराया और धड़ाम से सड़क पर गिरा। यह हरकत उसने इतनी तेज़ी से की थी कि उसके अपने साथी भी भौचक्के से रह गए। समझे तब जब वह डगलस के जिस्म के पास बैठा जांच कर रहा था कि डगलस बेहोश हुआ भी है या नहीं। संतुष्ट होने के बाद बोला, इसे गाड़ी में डालो। यह काम गबरू और अलजार ने किया। फिलहाल डिस्की को लेकर तुम भी गाड़ी के अंदर बैठो, नाजिम ने रुस्तम से कहा। 5 मिनट बाद वे सब वापस गाड़ी में थे। डगलस का बेहोश जिस्म दोनों सीटों के बीच में पड़ा था। डिस्की को पिछली सीट पर डाल दिया गया। अब क्या करना है? अलजार ने पूछा। खुद को लेने आने वाले का इंतज़ार करने के अलावा और कर क्या सकते हैं? नाजिम ने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और 9 बजने में केवल 5 मिनट रह गए। रुस्तम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर वह खुला का खुला रह गया। कोई आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि यही क्षण था जब एक जीप झील के कंपाउंड में प्रविष्ट हुई। वे उत्सुक नज़रों से उस तरफ देखने लगे। जीप बेवजह कंपाउंड में कुछ इस तरह चकराई कि हेडलाइट संपूर्ण फिएट पर से गुजर जाए। वे अब भी चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद जीप सतह फिएट के नज़दीक आकर रुकी। डॉक्टर, आवाज़ गुबरैल की थी। यस, सब ठीक है ना? ओके, जीप में आ जाओ। इजाज़त मिलने के तुरंत बाद वे फिएट से कूद कूद कर जीप में सवार हो गए। नाजिम फिएट छोड़ते वक्त इग्निशन से उसकी चाबी निकाल लाया था। जीप की ड्राइविंग सीट पर गुबरैल था, उसके अलावा कोई नहीं। जीप को कंपाउंड से बाहर निकालता हुआ वह बोला, ये गाड़ी तो डगलस की है। गाड़ी ही नहीं, उसमें खुद डगलस भी है, डॉक्टर ने बताया। डगलस? गुबरैल यूं बौखलाया कि जीप सड़क पर लहरा गई। संभल कर, नाजिम ने जल्दी से कहा। हमें यहाँ तक ड्रॉप करने आया था, मगर इस वक्त पिछले करीब 10 मिनट से बेहोश है। होश में आने में भी आधा घंटा और लगेगा।
तब भी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा वह। क्यों? क्योंकि फिएट की चाबी मेरी जेब में है। होश में आने के बाद वह पैदल ही कहीं आ जा सकता है। थाना झील से 5 किलोमीटर दूर है। किस्सा क्या है? तुम लोगों को ड्रॉप करने खुद डगलस क्यों आया? नाजिम उसे किस्सा सुनाने लगा। अगला दृश्य। आ गई मेरी बेटी। वो उसकी जैसे पागल हो गई थी। डगलस की गोद से लेकर डिस्की के सारे जिस्म को चूम डाला उसने। साथ ही रोती जा रही थी वह। कहती जा रही थी, उन जालिमों ने तुझे मारा तो नहीं? डिस्की खुद रो रही थी। जाने कब से गला फाड़ फाड़ कर रोना चाहती थी वह, मगर टेप ने रोने भी तो नहीं दिया। सुनो सुनो बॉस की, उतावले डगलस ने कहा। मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। डिस्की की चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक है। बेहद ज़रूरी सवाल है ये। बॉस की बोस्की की बोस्की को जोर से झंझोड़ दिया उसने। वह यूं हक्की बक्की रह गई जैसे किसी और दुनिया से निकलकर अभी अभी यहाँ पहुंची हो। जबकि डगलस ने लगभग चीखते हुए पूछा, जवाब दो, वे यहाँ आए थे, तब उन्होंने क्या कहा था? कब तक यहाँ रहना चाहते थे? पुलिस की सरगर्मी ठंडी पड़ने तक बताने के बाद उसने पूछा, आप तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डगलस ने यह सोचकर जवाब दिया कि जब तक बोस्की को उसके सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे तब तक वह उसके सवालों के सही जवाब नहीं दे पाएगी। वे मुझे कंपटी झील पर ले गए थे। वहां पहुंचते ही अप्रत्याशित हमले के द्वारा डॉक्टर ने मुझे बेहोश कर दिया। उस वक्त 8:45 थे। मैं 1 घंटे बेहोश रहा। उस दरमियान वहाँ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, होश आने पर देखा कि वे लोग गायब हैं। गाड़ी की पिछली सीट पर डिस्की उसी तरह बंधी पड़ी थी जिस अवस्था में यहाँ से ले गए थे। इसके अलावा इसे उन्होंने और कोई कष्ट नहीं दिया था। जिस्मों पर कई खरोच तक नहीं है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, डिस्की के चेहरे पर शांति के लक्षण उभरे। तेरा लाख लाख शुक्र है गॉड। मैंने गाड़ी चलाने की कोशिश की मगर इग्निशन से चाबी गायब थी। अतः डिस्की को गोद में लिए वहाँ से पैदल ही भागा। सबसे नज़दीक का थाना 5 किलोमीटर दूर था। वहाँ पहुंचकर मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि क्या कुछ हुआ है। पल भर में खबर वायरलेस द्वारा सारी राजधानी की पुलिस में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी पहुंच गई। इस वक्त राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के चप्पे चप्पे पर उन्हें तलाश किया जा रहा है। मैं एक पुलिस जीप लेकर यहाँ आया हूँ तुम्हारे पास। अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे। अगर उन सवालों के जवाब मिल जाएं तो मुझे मालूम हो सकता है कि वे कहाँ गए होंगे। मेरे घर में रहकर मेरे ही द्वारा फरार होकर वे मेरे माथे पर एक बदनुमा धब्बा लगा गए बोस की। यह धब्बा तभी धुल सकता है जब मैं उन्हें आज ही की रात गिरफ्तार कर लूँ, कानून के हवाले कर दूँ, और ऐसा मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकता। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो बोस की। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? उसने हड़बड़ा कर पूछा था। उन्होंने कहा था उन्हें छोड़कर आने का जो काम तुम्हें करना था वो अब मुझे खुद करना पड़ेगा। तो क्या आज की रात उनका यहाँ से जाने का प्रोग्राम मुझे उनके बारे में पता लगने से पहले ही था? हाँ, जब आते ही उन्होंने कहा था कि वे यहाँ पुलिस की सरगर्मी ठंडी पड़ जाने तक रहेंगे। तो फिर अचानक प्रोग्राम क्यों बदल गया? पुलिस की सरगर्मी ठंडी पड़े बगैर आज दूसरे ही दिन जाने का प्रोग्राम क्यों और कैसे बन गया? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उनका प्रोग्राम कब बदला था? मुझे कुछ याद नहीं। याद करो बोस की। इस सवाल के जवाब से मुझे ये पता लग सकता है कि वे लोग कहाँ गए होंगे। प्लीज़ दिमाग पर जोर डालो। बोस्की ने कोशिश की मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा सुनो, ठीक से याद करके मेरे सवाल का जवाब दो। कहीं उनका ये प्रोग्राम तलाशी के तुरंत बाद तो नहीं बना था? हाँ, वह चीख पड़ी। एक झटके से बोस्की को सब कुछ याद आ गया था। बोली, उनका नया प्रोग्राम तलाशी के बाद ही बना था। इंस्पेक्टर और तुम लोगों के पड़ोसी की कोठी में चले जाने के बाद जब मैं वापस डिस्की के कमरे में पहुंची तब उनमें से किसी ने कहा था कि मेरे लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? मैंने पूछा। ये कि हम कल शाम को यहाँ से चले जाएंगे। ये उन्होंने तलाशी के बाद कहा था? हाँ। पक्की बात? एकदम पक्की। इंस्पेक्टर ने डिस्की वाले कमरे में तलाशी तुम्हारे सामने ली थी? नहीं, मैं अपने बेडरूम में खड़ी रही थी। क्या उसने अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया था? हाँ। यानी तुम नहीं देख सकी कि वहाँ उसने उन चारों को देखा था कि नहीं? मैंने नहीं देखा मगर उसने कहा ज़रूर कि कमरा एकदम खाली है, वहाँ डिस्की भी नहीं है। डिस्की? मैंने उसे रोकने के प्रयास में ये झूठ बोला था कि वहाँ मेरी बेटी सो रही है, बड़ी मुश्किल से सोई है। अगर वह जाएगा तो जाग जाएगी। मगर वह नहीं माना, गया। हाँ, मुझे विस्तारपूर्वक शांति से तलाशी की पूरी घटना सुनाओ। बोस्की, वह एक एक शब्द बताओ जो इंस्पेक्टर ने कहे थे और वह भी जो तलाशी के बाद इन लोगों ने कहे थे। बोस्की ने सारी घटना सविस्तार सुना दी। सुनने के बाद डगलस की आंखें सर्प की आंखों के समान गोल और चमकदार हो गई। बोला, तो डिस्की के बारे में वह तुम पर यह जाहिर करके चला गया कि तुम उससे मजाक कर रही थी, मूर्ख बना रही थी उसे? जी। उफ, बड़ी गहरी साजिश थी। कैसी साजिश? मगर जवाब देने के स्थान पर वह वापस भागा। पड़ोस की कोठी में पहुंचा। उनके फ़ोन पर किसी से संबंध स्थापित करने के बाद बोला, मैं डगलस बोल रहा हूँ। जिस दिन टोपोस्की की कोठी में आग लगी थी उस दिन मुझे किसी ने ये रिपोर्ट दी थी कि टोपोस्की दिन में किसी थाने में गया था। जी हाँ, वह रिपोर्ट मैंने ही आपको दी थी। उसका पीछा तुम ही ने किया था? यस सर। जब वह गया तो उस थाने के इंस्पेक्टर का नाम बतला सकते हो?
ये तो मैं नहीं बता सकता सर। कोई बात नहीं, मैं खुद मालूम कर लूँगा। थाना कौन सा है? ब्लॉड ग्रेड थाना सर। ओके, कहकर उसने संबंध विच्छेद करते ही पुलिस हेडक्वार्टर नंबर रिंग किया और संबंध स्थापित होते ही बोला, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का जासूस डगलस बोल रहा हूँ। फ़ौरन ये बताओ कि ब्लॉड ग्रेड थाने का इंस्पेक्टर कौन है? जवाब में जो नाम लिया गया उसे सुनकर डगलस के समूचे जिस्म में चींटियाँ सी रेंग गईं। अगला दृश्य। जब आंखों से पट्टी हटाई गई तो उन्होंने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जिसमें सामने पड़ी एक मेज़ के अलावा हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वह स्वयं एक पंक्ति में पड़ी 4 कुर्सियों पर बैठे थे। सामने एक 9 बाई 4.5 की मेज़ थी। मेज के ठीक ऊपर एक फोकस लटक रहा था। फोकस में एक बल्ब था। फोकस का ये कमाल था कि वह बल्ब के समकोण प्रकाश को इकट्ठा करके सिर्फ मेज पर फेंक रहा था। शायद इसी कारण चमकदार सनमाइका वाली मेज बुरी तरह चमचमा रही थी। चमक के कारण मेज के पार दृश्य भी उन्हें साफ नहीं दिख रहा था। हाँ, मेज के एक तरफ उनकी आंखों से पट्टी हटाने वाला ज़रूर खड़ा था। अभी वे वातावरण और इस बात को समझने की चेष्टा कर ही रहे थे कि कहाँ फंस गए कि उनके ठीक सामने मेज के पार से एक रहस्यमय स्वर उभरा, तुम जाओ। पट्टी हटाने वाला शख्स अपनी जगह से हिला, फिर वह उनकी कुर्सियों के पीछे कहीं चला गया। नाजिम ने पलटकर उसे देखने की कोशिश की। तुम सामने देखो डॉक्टर। सामने के अंधेरे में उभरने वाली आवाज़ में ऐसा कुछ था कि नाजिम के संपूर्ण जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। पीछे देखना भूलकर वह मेज के पार देखने का प्रयत्न करने लगा। एक परछाई सी हिलती नजर आई उसे। फिर ऐसी आवाज़ जैसे रिवॉल्विंग चेयर खिसकी हो। मेज के पार जो चेहरा बल्ब की रोशनी में नजर आया, उसे देखकर चारों के रोंगटे एक साथ खड़े हो गए। असंख्य झुर्रियों वाला वह इतना काला और भद्दा चेहरा था कि अगर कोई डिस्की जैसा बच्चा देखे तो चीखे मार मार कर बेहोश हो जाए। बिल्ली जैसी भूरी और चमकीली आंखों वाले उस व्यक्ति के सारे बाल सफ़ेद थे। भद्दे होंठ हिले और कमरे में पुनः वही आवाज़ गूंजी, तुम लोगों को नहीं मालूम कि इस वक्त कहाँ बैठे हो। तुम केवल इतना जानते हो कि इंस्पेक्टर गुब्रैल ने तुम्हें एक व्यक्ति के हवाले किया, उस व्यक्ति ने एक और व्यक्ति के हवाले, और उसने एक और के हवाले। इस तरह 5 व्यक्तियों के ज़रिए तुम यहाँ पहुँचे हो। ये 5 व्यक्ति एक दूसरे के नाम से परिचित नहीं हैं, और उस व्यक्ति के अलावा यहाँ का पता कोई नहीं जानता जिसने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी थी। इतने समुद्र पार करके तुम मुझ तक पहुँचे हो, और मेरा नाम 3Z है। यह नाम तुमने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, नाजिम बोला, सुना है। संक्षेप में केवल यही कहा जा सकता है कि ब्लैक लैंड के लिए सबसे कठिन और महत्वपूर्ण लड़ाई आप लड़ रहे हैं। तुम लोगों से मिलने की हमारी प्रबल इच्छा थी। वे चुप रहे। पूछो, कहा गया। हम तुम लोगों से क्यों मिलना चाहते थे? क्यों? क्योंकि 3-4 दिनों में ही तुमने ऐसे ऐसे करिश्मे करके दिखाए जैसे प्रशिक्षित से प्रशिक्षित आतंकवादी नहीं कर सकते। उसने कहा, सबसे पहले मिलिट्री टॉर्चर सेंटर से फरारी, उसके बाद वक्त से पहले ये भापकर टोपोस्की की कोठी से भागना कि वहाँ रेड पड़ने वाली है। वह सारी नाकेबंदी दस्त करके भागना जो डगलस ने वहाँ की थी। गोल्फ ग्राउंड पर हमारी जीप न पहुँचने के बावजूद तुम लोगों द्वारा सारे शहर में चल रही चेकिंग को धता बताकर डगलस की कोठी में शरण लेना। तुम्हारा ये काम इतना नायाब था कि हम तुमसे मिलने के लिए बेचैन उठे। इस बीच ये पता लगा कि डगलस की मोर्चाबंदी अपनी जगह रही, मगर तुम अपने नवजात बच्चे से मिल भी आए। और अंत में कुछ देर पहले जो कुछ हमें बताया गया उसे सुनकर तो तबीयत बाग बाग हो गई। डॉक्टर नाजिम ने पूछा, ऐसा क्या बता दिया गया आपको? यह कि आप लोगों को कंपटी झील तक ड्रॉप करने खुद डगलस आया था। वह डगलस जिस पर इस देश की सरकार को नाज है। वह डगलस जो तुम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पगलाया घूम रहा था। और वह डगलस जिसकी परछाई भी हम जैसे लोगों के लिए अपशकुन होती है। अलजार बोला, ये सारे काम डॉक्टर की वजह से अंजाम दिए जा सके हैं सर। हर जगह इसी का दिमाग, इसी की हिम्मत हमारे काम आई। हम तीनों की तो इसका यह प्रस्ताव सुनते ही सट्टी पिट्टी गुम हो गई थी कि डगलस के घर में रहा जाए। ऐसी बात नहीं है सर, डॉक्टर ने कहा। मुझे इन लोगों के हौसले पर फ़ख्र है। चारों में से अगर 3 मुर्दार हों तो कुछ नहीं किया जा सकता, भले ही चौथा चाहे जाबाज हो। ये लोग बहादुर हैं, साहसी है, तभी मैं कुछ कर सका। करेक्ट, 3Z बोला। हम तुम्हारी इस बात से सहमत है डॉक्टर। फिर भी, नाजिम ने कहा, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, मगर मैंने अपने ख्याल से ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे नायाब कहा जा सके। जो कुछ हुआ बस खुद ब खुद होता चला गया। कई बार तो ये सोचने का मौका तक नहीं मिला कि हम क्या कर रहे हैं और वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। जब आदमी फील्ड में होता है तो घटनाएं इतनी तेज़ी से घटती हैं कि उसके पास अगले कदम के बारे में सोचने का वक्त नहीं होता। उन परिस्थितियों में केवल वही आदमी कामयाब होता है जिसके कदम स्वतः वहीं पड़ते हों जहाँ पड़ने चाहिए। नाजिम ने विषय चेंज किया। एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? ज़रूर। कुछ देर पहले आपने कहा कि टोपोस्की की कोठी हमने रेड से पहले। हाँ, अगले दिन डगलस ने वहाँ रेड की और भागने के प्रयास में टोपोस्की मारा गया। मारा गया? एक साथ तीनों क्या उठे, जबकि डॉक्टर ने पूछा, डगलस के हाथों? नहीं, 3Z ने बताया, उसकी मौत इंस्पेक्टर गुब्रैल के हाथों हुई। इंस्पेक्टर गुब्रैल? नाजिम पूछ बैठा। टोपोस्की संगठन का कोई रहस्य जानता था क्या?
सवाल सुनकर 3Z के भद्दे ओठों पर विचित्र सी मुस्कान उभर आई। बोला, तुम्हारे इसी दिमाग के तो हम कायल हुए हैं डॉक्टर। ज़रा सी बात पता लगते ही तुम दूर तक की बात सोच ही जाते हो। सोच ही नहीं जाते बल्कि समझ जाते हो। मगर एक बात आज तक नहीं समझा। वह क्या? टॉर्चर सेंटर से भागकर हम बदरपुर पहाड़ पर पहुंचे। पुलिस लाख चेष्टाओं के बावजूद हम तक नहीं पहुंच सकी, मगर टोपोस्की फ़ौरन पहुंच गया। इसी तरह इंस्पेक्टर गुबरैल को यह मालूम था कि हम डगलस के घर में, कौन से कमरे में। सवाल उठता है कैसे? कैसे कह सकते हो कि गुबरैल को मालूम था? कागज़ पर संदेश उसने पहले से लिखा था, हमारे सामने नहीं लिखा। और फिर उस कमरे में चेकिंग करने उसने किसी अन्य को नहीं भेजा, खुद आया। कुछ देर की खामोशी के बाद 3Z ने कहा, तुम जैसे युवकों के इस किस्म के सवालों का हालांकि हम हमेशा ये कहकर टाल जाते हैं कि इस तरह की जानकारियाँ रखना। ओ, आई थिंक एक आध पन्ना गायब है। ओह, अलजार की आंखें फटी फटी रह गई। रुस्तम बोला, एक सवाल तो मैं भी पूछना चाहूँगा सर। तुम भी बोलो। अभी अभी आपने कहा कि अलजार को निशानेबाजी और चाकूबाजी की ट्रेनिंग दी गई थी। ये ट्रेनिंग मुझे भी दी गई थी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है गबरू को भी दी गई होगी। जब हमें काम सौंपा गया तो उसमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारा इशारा पोटेशियम साइनाइड युक्त हाथ गोरों से मिलाने वाले काम से है ना? जी हाँ, शुरू में युवकों को ऐसे ही काम सौंपे जाते हैं। क्या मतलब? 3Z संगठन का एक सेल हमेशा उन काले युवकों की तलाश में रहता है जिनके दिल में धर्म के लिए कुछ करने की ललक तो है, मगर साधनों के अभाव में सिर्फ कसमसा कर रह जाते हैं। संगठन का पहला काम ऐसे युवकों तक पहुँच उन्हें साधन उपलब्ध कराना है। उस वक्त तक उन्हें संगठन के एक व्यक्ति से आगे की कोई जानकारी तक नहीं होती। दरअसल वह उसे ही टॉप बॉस समझ रहा होता है, जिस तरह हम वकील साहब को समझ रहे थे। करेक्ट, 3Z ने कहा। तुम लोगों को टोपोस्की ने अलग अलग जगह से खोज कर ट्रेनिंग दी। तुम्हारा आपसी परिचय भी उस दिन हुआ जिस दिन तुम लोगों को एक टीम के रूप में टोपोस्की ने पोटेशियम साइनाइड वाला काम सौंपा। यस सर, उस दिन से पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। दरअसल ये सब इसलिए किया जाता है कि अगर कोई पकड़ा जाए तो वह संगठन के बारे में अपने से ऊपर की ज़्यादा जानकारी ना दे पाए। हाँ, रुस्तम के सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि मिस्टर रुस्तम कि काम भले ही चाहे जिसको चाहे जो सौंपा जाए, किंतु चाकूबाजी और निशानेबाजी की प्राथमिक ट्रेनिंग दिए बिना हम किसी को फील्ड में नहीं उतारते। फील्ड में वह काम आती ही है, जैसे टॉर्चर सेंटर से फ़रार होते वक्त तुम लोगों के काम आई। एक साधारण युवक में सिर्फ जोश होता है, और फील्ड में केवल जोश से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया सर। ये भी बता दें कि जितनी जल्दी तुम हम तक पहुँचे हो उतनी जल्दी कोई अन्य टीम यहाँ तक नहीं पहुँची। पोटेशियम साइनाइड कांड में तुम जैसे 5-5 युवकों की 5 टीमें शामिल थीं, मगर वे अभी तक संगठन के किसी टपोस्की जैसे स्तर के लोगों के चार्ज में ही हैं। तुम लोग इतनी जल्दी हम तक इसलिए पहुंच गए क्योंकि तुम्हारे कारनामे सुनने के बाद हमें लगा कि इस टीम का वह इस्तेमाल नहीं हो रहा जो होना चाहिए। छोटे छोटे कामों में तुम लोगों की शक्ति का ह्रास हो रहा है। हमें लगा कि तुम लोगों से कोई बड़ा काम लिया जा सकता है। हम खुद कोई बड़ा काम करने के बारे में सोच रहे थे, गबरू ने कहा। 3Z ने हैरत के साथ पूछा, केवल अपने बूते पर? जी हाँ, इतना जोश ठीक नहीं होता। नाजिम क्या उठा, अब तो आप हमारे साथ हैं, बड़े काम के लिए बड़े साधन भी उपलब्ध करा देंगे। कोई काम बताइए। अभी? जी हाँ, हम सोच रहे थे कि तुम लोग थक गए होगे, कुछ दिन आराम करते, उसके बाद किसी और काम को अंजाम देने की सोचते। अब तो सारी थकान उस दिन उतरेगी सर जिस दिन ब्लैकलैंड की स्थापना होगी। उत्साह में भरे रुस्तम ने कहा, आप हमें काम बताइए। क्यों डॉक्टर, तुम क्या चाहते हो? काम करने लायक तो हम लोग कम से कम हफ्ते भर के बाद आराम के बाद होंगे, नाजिम ने स्पष्ट कहा। मगर ये मैं अभी जानना चाहूँगा कि हमें क्या काम सौंपा जाएगा, ताकि हफ्ते भर उस काम की तरफ दिमाग लगा सकूँ। अगला दृश्य। ऑफिस में कदम रखते ही गुबरैल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अपनी कुर्सी पर स्वयं पुलिस कमिश्नर को देखकर उसके मुंह से निकला, आप सर, आप यहाँ कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने गुर्राई हुई आवाज़ में सवाल दागा। सर, वो वायरलेस पर पता लगा था कि 9 बजे के करीब डॉक्टर उसके 3 आतंकवादी साथी कमपटी झील पर थे और इस शहर की किसी भी गली या सड़क पर हो सकते हैं। उन्हीं की तलाश में अपने इलाके में चक्कर लगा रहा था। कमिश्नर के बगल में बैठा डगलस एक झटके से उठा। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे कि गुबरैल का हलक सूख गया। थूक सटकने की कोशिश में भी कामयाब नहीं हो सका वह। जबकि उसकी तरफ बढ़ते हुए डगलस ने खूंखार स्वर में सवाल किया, कहाँ छोड़कर आए हो उन्हें? किन्हें? रुस्तम, गबरू, अलजार को। क्या बात कर रहे हो मिस्टर डगलस? मेरा उन लोगों से क्या मतलब? किन लोगों से? इन्हीं लोगों से। और कहता कहता रुक गया गुबरैल। वह चूक चुका था, मात खा चुका था। डगलस ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने डॉक्टर का नाम नहीं लिया और बाकी के 3 आतंकवादियों का नाम आज तक कोई नहीं जानता। फिर तुम कैसे जान गए? मेरे सवाल करते ही कैसे समझ गए कि मैं उन्हीं 3 आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ? वो बात यह है कि मैं इसलिए समझ गया कि टॉपिक ही उन आतंकवादियों का चल रहा था। तुमने पलट कर मुझसे उल्टा सवाल क्यों नहीं किया कि कौन रुस्तम, गबरू और अलजार?
क्या बात कर रहे हो मिस्टर डग? उत्तेजित डगलर ने झपट कर दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ा और एक एक शब्द को चबाता हुआ बोला, इस वर्दी की पवित्रता की धज्जियां उड़ाने की सज़ा तुम्हें बाद में मिलेगी। पहले इस सवाल का जवाब दो कि इस वक्त वे कहाँ हैं। उसने कमिश्नर साहब से कहा। आप डगलस को समझाते क्यों नहीं सर? टपोस्की की मौत से ही मुझ पर शक। हाँ, पुनः उसका वाक्य काट कर डगलस गुर्रा उठा। शक तो मुझे टपोस्की की मौत पर ही हुआ था जलील कुत्ते, मगर जब मेरी कोठी पर तूने तलाशी की बात कही तो मैं भ्रमित हो उठा। मैं भी यही समझा कि तुम अपने फ़र्ज़ को सख्ती के साथ अंजाम देने वाले पुलिस ही हो, मगर नहीं, तुम वो नहीं थे। तुम इस वर्दी की आड़ में आतंकवादियों की मदद करने वाले पागल कुत्ते थे। यह बकवास है। मुझे उसी दिन से किसी ऐसे पुलिसिया की तलाश थी जो आतंकवादियों का हेल्पर हो। जिस दिन एसपी के ड्राइवर का बयान यह था, कुछ देर पहले अपनी पत्नी से बात करने के बाद मुझे वह पुलिसिया मिल गया। उसके बाद सारे लिंक खुद ब खुद जुड़ते चले गए। गोल्फ ग्राउंड पर आतंकवादियों को अपनी हेल्प करने वाली पुलिस जीप का इंतज़ार इसलिए था क्योंकि दिन में टोपोस्की तुमसे मिला था। जब टोपोस्की की कोठी पर छापा मारा गया तब फरार होने की बात तो बहुत दूर, हल्का सा विरोध तक नहीं किया उसने। फिर अचानक ऐसा आक्रामक हो उठा कि तुम्हारी लाख चेतावनियों के बावजूद नहीं रुका। रुकता भी क्यों? उसकी जानकारी में तुम अपना पुलिसिया फ़र्ज निभाने के लिए केवल 30 चेतावनियाँ दे रहे थे, गोलियां चलाने वाली नहीं थे। परंतु नहीं, यह हकीकत नहीं थी। यह तो सिर्फ वह बात थी जो टोपोस्की समझता था। हकीकत यह थी कि वह मुझे कुछ ऐसी जानकारियाँ दे सकता था जो तुम्हारे हिसाब से मुझे नहीं होनी चाहिए थी। सो उसने मरना था। इस तरह कि तुम सबके सामने उसे मार दो, देखने सुनने वाले यही समझे कि कर्तव्यनिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर गुब्रैल ने शानदार ढंग से अपना कर्तव्य निभाया। ऐसे हालात बनाने के लिए तुम टोपोस्की के कान में फुसफुसाए थे, फरार होने के लिए उकसाया था उसे। उसे यह आश्वासन दिलाया था कि तुम फरार होने के उसके काम में बतौर इंस्पेक्टर पूरी मदद करोगे। ये सब बातें सिर्फ कल्पनाएं हैं। ये भी कल्पना है। डगलस ने एक झटके से कागज़ निकालकर उसकी आंखों के सामने फैलाया। इस कागज़ पर उस कागज़ के टुकड़े तरकीब के साथ चिपके हुए जो तुमने मेरी कोठी की तलाशी के दरमियान आतंकवादियों को दिया था। हालांकि आतंकवादियों ने बेवकूफ़ी नहीं की, कागज़ के टुकड़े टुकड़े करके खिड़की के बाहर फेंक देने की होशियारी की थी। मगर अपनी बीवी से बात करने के बाद मैं इन टुकड़ों को तलाश करके ये शेप देने में कामयाब हो गया। कमिश्नर साहब खुद रोजना बचे में मौजूद तुम्हारी राइटिंग से इस राइटिंग को मिला चुके हैं। ज़रा पढ़ो इस कागज़ को। क्या लिखा है इसमें? वही ना जो मुझे एक मासूम बच्चे को बचाने के लिए करना पड़ा। घबराल फंस चुका था। उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। अगला दृश्य। हाईजैक कर सकते हो। विमान अपहरण। एक साथ चारों के मुंह से निकला। अभी वे रोमांचित अवस्था में सवालिया नज़रों से एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि 3Z ने कहा, हालांकि हमारे संगठन के जांबाज एक बार पहले भी विमान अपहरण कर चुके हैं, मगर ये काम अगर अब हो जाए तो चमन की सरकार के दावे की धज्जियाँ उड़ जाएं और वह विश्व में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। क्या मतलब? क्या तुमने अखबार में सरकारी प्रवक्ता का वह बयान नहीं पढ़ा जिसमें कहा गया है कि लोग चमन एयरलाइंस के विमानों में बेधड़क सफ़र करें? आतंकवादी और कुछ भले ही चाहे कर सकते हो, मगर विमान अपहरण नहीं कर सकते। हाँ, अखबार में ऐसा बयान मैंने पढ़ा तो था। उस बयान में विमान की सुरक्षा व्यवस्था के लंबे चौड़े दावे किए गए थे, और वे दावे नहीं थे डॉक्टर। सचमुच विमान की सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम नायाब हैं। इतने नायाब कि हमारे जाबाजों की 2 टुकड़ियाँ नाकामयाबी की अवस्था में पकड़ी जा चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आप कुछ बताएंगे? उसने उल्टा सवाल किया। क्या तुम विमान अपहरण करने के लिए तैयार हो? व्यवस्था के बारे में कुछ पता लगे तो सोचूंगा। सरकारी व्यवस्था की हमें पूरी जानकारी है, 3Z ने कहा। फिलहाल आराम करो, उसके बाद बात की जाए, बता दी जाएगी। नाजिम बोला, आराम की हमारे शरीरों को ज़रूरत है, दिमाग को नहीं। क्या मतलब? अगर आप हमें सुरक्षा व्यवस्था का विवरण दे दें तो शारीरिक आराम के इस हफ्ते में उस पर दिमागी वर्क कर सकते हैं। नाजिम कहता चला गया, और फिर जब हम आराम के बाद आपसे बात करेंगे तो ये कहेंगे कि ये काम हम नहीं करेंगे, या ये बताएंगे कि इस काम को हम किस तरह करेंगे। यानी स्कीम बनाओगे, आप ये भी कह सकते हैं। तो सुनो। कहने के बाद 3Z ने एक लंबी सांस ली और बोला, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको किसी भी फ़्लाइट से सफ़र करना है तो कम से कम 5 दिन पहले बुकिंग करानी होगी। प्रत्येक फ़्लाइट की एक सूची तैयार की जाती है। खुर्राट जासूसों की टीम को उस सूची की जाँच के लिए 4 दिन दिए जाते हैं। यानी फ़्लाइट से 24 घंटे पूर्व उस टीम को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। इन 4 दिनों में जासूसों की टीम प्रत्येक आवेदनकर्ता के बारे में पर्सनल लेवल पर जांच करती है। देखती है कि आवेदनकर्ता ने जो विवरण दिया है अक्षर सत्य है या नहीं। हल्का सा भी संदेह होने पर आवेदक की बुकिंग रद्द कर दी जाती है। विवरण यदि सत्य भी है और जासूसों की टीम के इन्वेस्टिगेशन में आवेदक खरा नहीं उतरता, तब भी वह सफ़र नहीं कर सकता। नाजिम ने कहा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। जासूसों की इस टीम में कोई अपना आदमी है? नहीं। आगे बताइए।
उक्त व्यवस्था का मतलब यह है कि कोई भी शख्स नकली पासपोर्ट आदि से या किसी फर्जी नाम से चमन एयरलाइंस के किसी विमान में सफ़र नहीं कर सकता। जाहिर है, साधारणतः किसी भी फ़्लाइट के लिए यात्री को 1 घंटा पहले पहुंचने के निर्देश होते थे, मगर अब 2 घंटे पहले पहुंचना होता है। प्रत्येक यात्री को स्पेशल जांच से गुजरना पड़ता है। मैं उस स्पेशल जांच के बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तुम्हें एक ऐसे कक्ष में लाया जाएगा जहाँ प्लास्टिक सर्जरी और मेकअप एक्सपर्ट बैठे होंगे। तुम्हारा चेहरा एक ऐसे एसिड से वॉश कराया जाएगा जिसके बारे में ये कहा जाता है वह किसी किस्म के मेकअप की पोल खोल देता है। गुड, बढ़िए। एक नहीं बल्कि 3 ऐसे शक्तिशाली मेटल डिटेक्टर्स के सामने से गुजरना होगा जो आपको सुई तक अपने साथ नहीं ले जाने देंगे। एक दिन पहले ही मेटल डिटेक्टर ने एक आदमी को पकड़ लिया था। उसके सारे कपड़े उतार लिए गए, किंतु डिटेक्टर तब भी संकेत दे रहा है कि उसके पास कोई धातु है। अधिकारी हैरान थे। बाद में पता लगा कि एक्सीडेंट में कभी उसकी टांग टूट गई थी और डॉक्टरों ने 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए टांग के अंदर लोहे की छोटी सी रॉड डाली हुई थी। वह कब सफ़र कर सका या नहीं? नहीं। हल्की मुस्कान के साथ नाजिम ने अलजार की तरफ देखते हुए कहा, यानी अलजार भाई को तो आपने अभी से चमन एयरलाइंस में यात्रा करने के लिए अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि इसके कंधे में लगे ट्रांसमीटर को डिटेक्टर तुरंत पकड़ लेगा। मैं ट्रांसमीटर को निकलवा दूंगा, वह बोला। यानी सफ़र ज़रूर करोगे? तुमसे पहले। खैर, इन डिटेक्टर्स के बाद कौन सी जाँच से गुजरना होगा सर? इसके बाद प्रत्येक यात्री का सामना एक कंप्यूटर से होता है। यह कंप्यूटर दरअसल उसी किस्म का है जैसे जापान में झूठे सच्चे व्यक्ति को पकड़ने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर से कनेक्टेड एक हेडफोन की शेप का हैंडल तुम्हारे सिर पर रख दिया जाएगा और कंप्यूटर की स्क्रीन पर तुरंत वह सब लिखित रूप से उभर आएगा जो तुम सोच रहे हो। दरअसल सोच एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी भी इंसान का नियंत्रण नहीं होता है। तुम ऐसा चाहो कि ये सोचो कि तुम इस कमरे में नहीं बैठे हो, तो ऐसा सोचने में तुम कामयाब नहीं होगे, बल्कि ये सोच रहे होगे कि मुझे ये नहीं सोचना है, और कंप्यूटर पर तुम्हारी यही सोच उभर आएगी। जाहिर है, इससे गुजरने के बाद यात्री रनवे पर पहुंचता है। विमान में चढ़ने से पूर्व एक बार फिर कस्टम अधिकारी आपकी तलाशी लेते हैं। उन्हें संतुष्ट करने के बाद ही आप विमान के अंदर जा सकते हैं। खैर, नाजिम ने लंबी सांस ली। पहुंचे तो सही आगे। फ्लाइट से 10 मिनट पहले पायलट और अन्य विमान कर्मचारियों की टीम के साथ ही 5 सशस्त्र गार्ड विमान में दाखिल होंगे और विमान के अंदर 5 ऐसे स्थानों पर तैनात हो जाएंगे कि एक एक यात्री पर निगाह रख सकें। इसके अलावा 5 सीटें प्रत्येक फ़्लाइट में कमांडोज़ के लिए आरक्षित रहती हैं। ये कमांडोज आम यात्रियों के बीच यात्रियों की तरह ही सफ़र कर रहे होंगे। अलग फ्लाइट में इनके सीट नंबर अलग रहते हैं, यानी आपको पता नहीं होगा कि यात्रियों में से कौन 5 कमांडो हैं। हर किस्म के खतरे से निपटने का इन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये केवल तभी एक्शन में आएंगे जब कोई विमान अपहरण की चेष्टा कर रहा होगा, वरना आराम से बैठे सफ़र करते रहेंगे। खत्म? नहीं, अभी ख़त्म नहीं। 3Z ने कहा। पायलट, एयर होस्टेस, सशस्त्र गार्ड या कमांडोज को भी विमान में कदम रखने से पहले उन्हीं सब जांचों से गुजरना पड़ता है। यात्रियों के वहाँ आने से पहले उनकी भली भांति जांच हो चुकी होती है। आगे इस सारे झमेले में हम एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गए, और वो ये कि सामान के नाम पर कोई भी यात्री एक सूटकेस भी अपने साथ यात्री कक्ष में नहीं ले जा सकता। सारा सामान उक्त जांच से पहले ही कस्टम अधिकारी संभाल लेते हैं। मेटल डिटेक्टर आदि से प्रत्येक सूटकेस या अटैची आदि की जांच होती है। और कुछ? 3Z ने अजीब मुस्कान के साथ पूछा। कम है क्या? असंभव। अलजार क्या उठा। विमान अपहरण नहीं हो सकता, और कम से कम हम लोग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ही सारे अखबारों में हमारे फ़ोटो छप चुके हैं। फर्जी नाम और सूरत से कोई सफ़र नहीं कर सकता। इतनी जल्दी क्या है रुस्तम? नाजिम ने कहा। जवाब देने के लिए हमारे पास 1 हफ्ते का वक्त है। क्या तुम इस पर सोचने की बात कर रहे हो? अलजार ने पूछा। आकर्षक मुस्कान के साथ कहा नाजिम ने। क्यों नहीं? हमारे डॉक्टर को अपने बारे में गलतफहमी हो गई है। गबरू क्या उठा। मैंने ये नहीं कहा दोस्तों कि हम ये काम कर लेंगे या ऐसी कोई स्कीम सोचने में कामयाब हो ही जाएंगे जिससे विमान अपहरण किया जा सके। सिर्फ ये कहा है कि हम अपना जवाब 1 हफ्ते बाद देंगे। होश की बात करो डॉक्टर, अलजार ने कहा। विमान अपहरण के बारे में सोचना भी कुछ वैसी ही बात है जैसे कोई ये सोचे कि मैं आसमान तक चढ़ने वाली सीढ़ी बना सकता हूँ। नाजिम ने उसे उलझने के स्थान पर 3Z से सवाल किया। आपने बताया कि अगर किसी को सफ़र करना हो तो 5 दिन पहले आवेदन करें। हाँ, ताकि जासूसों की टीम को प्रत्येक आवेदनकर्ता के बारे में जानकारी एकत्रित करने का भरपूर टाइम मिले। लेकिन इससे तो यात्रियों को बड़ी दिक्कत हो गई होगी। मान लीजिए कि मुझे कल ही अचानक आवश्यक यात्रा की ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या मैं चमन एयरलाइंस में सफ़र ही ना कर सकूँगा? इसका हल उन्होंने निकाला हुआ है। क्या? आप आवेदन कीजिए कि इस महीने में मुझे अचानक किसी दिन किसी भी स्थान की यात्रा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अतः अपनी जांच पूरी कर लें। इस आवेदन के 5 दिन के अंदर जासूसों की टीम जांच के बाद अगर उचित समझेगी तो आपको क्लियरिंग सर्टिफिकेट दे देगी, और सर्टिफिकेट की
मौजूदगी में आप 1 महीने तक कभी भी केवल 24 घंटे पूर्व सूचित करके सफ़र कर सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि उस फ्लाइट में सीट होनी चाहिए। इस क्लियरिंग सर्टिफिकेट की मान्यता केवल 1 महीना है। जी हाँ, अगले महीने के लिए अलग से आवेदन करना होगा। कुछ देर न जाने की सोच में डूबा रहा नाजिम फिर बोला, क्या आपके पास ऐसे 2 व्यक्ति होंगे जो जासूसों की टीम की जांच प्रक्रिया में खड़े उतरें? एक मेल, दूसरी फीमेल। उनके अतीत में दूर दूर तक कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे जासूसों की टीम उनके आवेदन रद्द कर सके। ऐसे 2 क्या 10 व्यक्ति हमारे पास। मगर वे विमान अपहरण तो नहीं कर सकते ना? विमान अपहरण उन्हें करना भी नहीं है। आपको उनके द्वारा 1 महीने वाला आवेदन फॉर्म भरवाना होगा, यानी उन्हें कभी सफ़र की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे क्या लाभ होगा? सच्चाई तो यह है कि अभी खुद मुझे भी नहीं मालूम कि इससे क्या होगा। सिर्फ ये सोचकर ऐसा करने के लिए कहा है कि अगर हमें ज़रूरत होगी तो किसी भी फ़्लाइट में 24 घंटे के नोटिस पर अपने 2 आदमी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अपने 2 बेदाग व्यक्तियों से यह आवेदन हम आज ही भरवा देते हैं। ओके, नाजिम ने कहा, अब इस बारे में हम हफ्ते भर बात करेंगे। खुद में जो कॉन्फिडेंस तुमने व्यक्त किया हम उसकी तारीफ़ करते हैं डॉक्टर, और खुले दिल से ये बात स्वीकार करते हैं कि ऐसा कॉन्फिडेंस हमने पहले किसी युवक में नहीं देखा। 3Z ने कहा, विमान अपहरण में कामयाब होने की बात तो दूर, अगर तुम हमें कोई ऐसी स्कीम बता सके जिसे सुनकर हमें लगा कि हाँ, इस स्कीम से तुम लोग विमान अपहरण कर सकते हो, तो मैं तुम्हें डॉक्टर नहीं जादूगर कहा करूँगा। जादूगर। अगला दृश्य। उसे कमरा कहना उचित नहीं होगा। एक ऐसी जगह थी वह जिसमें मुर्गियां पाली जा सकती थीं। बेहद छोटा, चौकोर, 7 फुट लंबा, 7 फुट चौड़ा, एकदम सपाट दीवार है। कहीं कोई खिड़की या अलमारी जैसी चीज़ नहीं। सिर्फ 5 फुट ऊपर छत थी, यानी 5 फुट से 1 इंच निकलता हुआ व्यक्ति भी उसमें सावधान की मुद्रा में खड़ा नहीं हो सकता था। उसके ठीक बीच में गुबरैल को एक कुर्सी पर बैठाकर हाथ कुर्सी के हत्थे के साथ बांध दिए गए थे, पैर कुर्सी के पैरों के साथ, सिर कुर्सी की पुष्ट के साथ कुछ इस तरह बांध दिया गया था कि वह गर्दन को रंच मात्र भी इधर उधर नहीं घुमा सकता था। हाँ, पलकों की सरहद में पुतलियों को ज़रूर घुमा सकता था। यानी या तो वह सामने और केवल सामने देख सकता था, या दाएं बाएं देखना चाहे तो कनखियों से देख सकता था। ठीक सामने वाली दीवार पर आंखों से केवल 2 फुट दूर एक मेज़ के ऊपर 42 इंच वाली स्क्रीन का ऐसा टीवी सेट रखा था जिस पर 3D फिल्म देखी जा सकती थी। उसकी आंखों पर एक काला चश्मा चढ़ा दिया गया था। सिर पर एक हेडफोन। हेडफोन के दोनों सिरों ने उसके दोनों कान ढक लिए थे। ये तो वह समझ रहा था कि रहस्य उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर किया जाएगा, मगर ये नहीं समझ पा रहा था कि यह किस किस्म के टॉर्चर की तैयारी है। अचानक उस कमरे का एकमात्र खिड़की नुमा दरवाज़ा खुला। बाहरी से किसी ने कमरे में एक मरा हुआ बकरा फेंका। एक के बाद एक पूरे 10 बकरों की लाशें उस दड़बे जैसे कमरे में फेंकी गई और फिर खिड़की बाहर से बंद कर दी गई। अब उसके नथनों ने बदबू का एहसास किया। पहले शायद इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि दिमाग बकरे फेंकने वाले पर लगा था। एक बार उसे बदबू का एहसास हुआ तो फिर होता चला गया। धीरे धीरे लगा कि बदबू सड़ान में बदलती जा रही है। नाक बकरों की लाश से निकलने वाली सड़ान को सहन करने के लिए तैयार न थी, जबकि सड़ान थी कि नथनों से गुजरकर सीधी दिमाग पर टक्कर मार रही थी। गुबरैल का दिमाग सड़ने लगा। उबकाई सी आने लगी उसे। तभी एक झटके से टीवी ऑन हो गया। साथ ही हेडफोन से ज़ोरदार आवाज़ ने निकलकर उसके कानों को ही नहीं बल्कि सारे वजूद को झंझोर डाला। वह बुरी तरह डर गया। होंठ पीछे हटाने की कोशिश की मगर सिर बंधा होने के कारण नाकाम रहा। बड़ा भयंकर सर्प अपनी दोमुही जीभ से उसके होठों को चाट रहा था। कानों में गूंज रही थी उसकी तेज और विषैली फुफकार। मगर नहीं, वह सांप तो टीवी स्क्रीन पर था। गुबरैल ने मनी मन खुद को समझाया, 3D चश्मे की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सांप मेरे होठों को चाट रहा हो। अभी ये बात उसने खुद को समझाई थी कि कानों में गूंजने वाली जोरदार आवाज़ के साथ स्क्रीन से निकलकर एक बंदर सीधा उसके सिर पर कूदा। गुबरैल ने सिर को झटकने की नाकाम कोशिश की। वह बंदर भी सिर्फ स्क्रीन पर था। ठक से ईंट उसे अपने माथे पर आकर लगती सी लगी, मगर वास्तव में लगी नहीं थी। 3D चश्मे की वजह से जो कुछ स्क्रीन पर चल रहा था उसे वास्तव में होता नजर आ रहा था। कानों में गूंज रहा था उसी उल जलूल फिल्म का शोर जो टीवी पर चल रही थी। हलक में सड़ान घुसी जा रही थी। कान उस कान फाड़ आवाज़ को सुनने के लिए मजबूर थे। आंखें उस स्क्रीन को देखने के लिए जिससे निकल निकल कर अजीब व गरीब चीज़ें उसके जिस्म से टकरा रही थी। या यूं कहें कि वह खुद को लाख समझाने की चेष्टा कर रहा था कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ स्क्रीन पर हो रहा है, हकीकत में नहीं। मगर जब स्क्रीन से कोई चीज़ झपटती थी तो बचने की कोशिश ज़रूर करता था। बकरों की लाशों से निकलने वाली सड़ान को दिमाग में घुसने से नहीं रोक पा रहा था वह। अगला दृश्य।
आराम के लिए एक हफ्ता बहुत होता है। सच्चाई ये है कि खाली पड़े रहकर उन्हें ये हफ्ता गुजारना मुश्किल हो गया। उन्होंने खुद को पूरी तरह आज़ाद महसूस किया था। कम से कम प्रत्यक्ष में उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। 3Z के हेडक्वार्टर की सीमा में वे चाहे जहां घूम फिर सकते थे। शायद इसलिए वे यह जानने में कामयाब हुए कि यह हेडक्वार्टर 3 पहाड़ियों के बीच एक ऐसी घाटी में स्थित था जिसकी गहराई कोई भी पहाड़ की चोटी से 1,000 फुट से कम नहीं थी। इन तीनों में से एक पहाड़ का आधा भाग प्राकृतिक रूप से खोखला था और इस खोखले भाग को ही 3Z ने अपने हेडक्वार्टर के लिए चुना था। इसी खोखले भाग में एक मैदान जैसा स्थान भी था। एक बड़े कमरे में वे चारों साथ रहे थे। 3Z के आदमियों ने उन्हें इस तरह रखा था जैसे संगठन के दामाद हों। उन्हें किसी किस्म की कोई असुविधा नहीं होने दी गई थी। पढ़ने के लिए अखबार तक दिया जाता था। हाँ, इतना ज़रूर था कि इस एक हफ्ते में 3Z की शक्ल उन्होंने एक बार भी नहीं देखी थी। प्रत्येक सुबह आँख खुलते ही अलजार, गबरू या रुस्तम में से कोई व्यंग्यात्मक स्वर में नाजिम से सवाल करता, कहो डॉक्टर, आज रात हाईजैक करने में कामयाब हुए या नहीं? नहीं, उनके व्यंग का जवाब नाजिम मुस्कुरा कर देता। और फिर शुरू होती उन तीनों के बीच वे बातें जिनका निचोड़ ये साबित करना होता था कि 3Z से ये कहना नाजिम कि हद दर्जे की बेवकूफ़ी थी कि वह हाईजैक करने की कोई योजना सोचेगा। एक सुबह, उस वक्त करीब 5 बजे थे और अलजार जाग रहा था जब कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और नाजिम ने चोरों की तरह अंदर कदम रखा। बिस्तर पर पड़ा अलजार उसे चोरों की तरफ अपने बिस्तर की तरफ बढ़ते देख रहा था और अभी वह अपने बिस्तर के समीप पहुंच ही रहा था कि अलजार ने कड़क स्वर में कहा, ठहरो। नाजिम उछल पड़ा। कुछ देर की तनावपूर्ण खामोशी के बाद अलजार ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं, मैं 3 बजे से जगा हुआ हूँ, अलजार ने कहा। अचानक मेरी आंख खुल गई थी तो मैं बिस्तर से गायब पाकर चौंका। काफ़ी सोच विचार करने के बाद समझ ना पाया कि कहाँ गए होगे। मैं बाहर मैदान में टहल रहा था। क्यों? कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी। तो अब चोरों की तरह कमरे के अंदर क्यों आए? केवल इसलिए कि कहीं तुम में से किसी की नींद न टूट जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम लोगों को कोई परेशानी हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी सर्दी में तुम्हें मैदान में टहलने की क्या सूझी? मैं रात में अक्सर मैदान में टहलने के लिए चला जाता हूँ अलजार। ये दूसरी बात है कि आज तुम्हारी आँख खुल गई। अक्सर चले जाते हो? हाँ। क्यों? उसी हाईजैक वाले मसले ने मुझे परेशान किया हुआ है। ठीक से नींद भी नहीं आती। दिमाग हर समय यही सोचता रहता है कि अगर वह काम हो सकता है तो कैसे। कुछ सूझा? अभी तक नहीं। अलजार यूं मुस्कराया जैसे पहले से ही जानता था कि नाजिम का जवाब यही होगा। बोला, हमने तो पहले ही कहा था कि डॉक्टर तुम अपने पल्ले मुसीबत बांध रहे हो। एक बार फिर तो मैं राय देता हूँ कि हाईजैक के बारे में सोचना बंद कर दो, वरना रातों की नींद इसी तरह हराम रहेगी। नाजिम के पास चुप रह जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक हफ्ता पूरा हो गया। इस सुबह भी उसने अपने साथियों के सवाल के जवाब में नहीं ही कहा था। दैनिक व्यंग बाढ़ पुनः शुरू हो गए थे। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद उस वक्त वे नाश्ता कर चुके थे जब संगठन के एक कर्नल रैंक के मेंबर ने उनके कमरे में आकर कहा, मिस्टर 3Z आपसे मिलना चाहते हैं। हम तैयार हैं, अलजार ने तपाक से कहा। गबरू और रुस्तम ने व्यंगपूर्वक नाजिम की तरफ देखा। कम से कम इस और नाजिम के होठों पर मुस्कान न उभर सकी। कुछ भी न सोच पाने के कारण शायद वह खुद निराशा में डूब गया था। कर्नल रैंक का व्यक्ति उन्हें हेडक्वार्टर के मैदान में ले गया। मैदान के बीचों बीच 3Z एक मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा था, मगर वे उसकी शक्ल नहीं देख सके क्योंकि उसका चेहरा उस अखबार ने ढक रखा था जिसे या तो वह वास्तव में पढ़ रहा था या पढ़ने का नाटक कर रहा था। मेज के इस तरफ 4 कुर्सियां पड़ी थीं। कर्नल रैंक के व्यक्ति ने उन्हें उन पर बैठने का इशारा किया। जिस खामोशी के साथ वे कुर्सियों पर बैठे, उसी खामोशी के साथ कर्नल रैंक का व्यक्ति वहां से चला गया। कहो नौजवानों, अचानक उसने अपने चेहरे के सामने से अखबार हटाते हुए सवाल किया, एक हफ्ता कैसा गुजरा? हम तो बोर हो गए, रुस्तम क्या उठा। क्यों? डरावने चेहरे वाले 3Z ने अखबार की तह बनाकर मेज़ पर डालते हुए पूछा। जवाब गबरू ने दिया, एक हफ्ते तक खाली पड़े रहने से ज़्यादा बोरियत का काम और क्या हो सकता है सर। तुम खाली कहाँ थे? 3Z ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा, तुम लोगों को एक ऐसे काम को अंजाम देने की स्कीम बनानी थी जिसके बारे में आतंकवादियों ने सोचना ही बंद कर दिया है। अलजार तपाक से कह उठा, ये काम हमें नहीं डॉक्टर को करना था। क्या मतलब? अलजार उसे मतलब समझाने लगा, जबकि नाजिम ने हाथ बढ़ाकर मेज़ से अखबार उठा लिया और जाने किस खबर में डूबा कि आसपास होने वाली बातचीत का एक भी लफ्ज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच सका। खबर पढ़ने के बाद उसकी आंखें चमकने लगी थीं। जाने किस सोच में डूब गया वह। चौंका तब जब बगल में बैठे रुस्तम ने उसे जोर से झंझोड़ा। कहाँ खो गए डॉक्टर? खुद मिस्टर 3Z तुम्हें 2-3 बार पुकार चुके हैं। 3Z के होठों पर थिरकने वाली मुस्कान गहरी हो गई। बोला, तुम्हारे चेहरे से अभी भी ये लग रहा है डॉक्टर जैसे तुमने हमारे बीच होने वाली बात ना सुनी हो। ये बेचारा यहाँ था ही नहीं, अलजार ने चुटकी ली। परंतु 3Z ने गंभीर स्वर में कहा,
इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर। तुम्हारे साथी हमें बता चुके हैं कि योजना बनाने की तुमने पूरी कोशिश की, मगर कामयाब न हो सके। दरअसल ये कम प्रशंसनीय प्रशंसनीय नहीं है कि तुमने कोशिश की, दिमाग लड़ाया। इंसान का फ़र्ज़ कोशिश करना। मैं स्कीम बना चुका हूँ। 3Z की बात काटकर नाजिम ने एक झटके से कहा। बना चुके हो? एक साथ चारों उछल पड़े। हाँ। मगर गबरू बोला, कमरे से यहाँ के लिए चलने तक तो तुम। स्कीम मैंने यहाँ बैठने के बाद कुछ ही देर पहले बनाई है। कुछ देर पहले? जब हम किसी समस्या का हल सोच रहे होते हैं तो वर्षों तक माथापच्ची करने के बावजूद नहीं सूझता, और जब सूझता है तो एक पलों में सूझ जाता है। कुछ देर पहले ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। दोस्तों, इस अखबार में छपी एक खबर पढ़ने के बाद वे काले बादल एक झटके से जाने कहाँ गायब हो गए, जो पिछले एक हफ्ते से मेरे मस्तिष्क पर छाए हुए थे। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर संगठन हमारी थोड़ी सी मदद करे तो हम चारों हाईजैक कर सकते हैं। अलजार, रुस्तम और गबरू उसे ऐसी नज़रों से देखते रह गए जैसे अचानक उसके सिर पर सींग नजर आने लगे हों। ऐसी अखबार में कौन सी खबर छपी है? आतंकवादियों ने अंधेड़ रूसी राजदूत और उसके जवान बेटे को गोलियों से भून डाला है। 3Z ने दिलचस्प स्वर में पूछा। तो आगे कुछ कहने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह काम किसने किया है। अखबार में लिखा तो है कि वह मोटरसाइकिल सवार दो आतंकवादी थे, 3Z ने कहा। रूसी राजदूत और उसके पुत्र पर उन्होंने उस वक्त गोली वर्षा की जब वे अपनी गाड़ी में सवार शॉपिंग के लिए बैंकर स्ट्रीट जा रहे थे। ड्राइविंग स्वयं राजदूत कर रहा था। अतः बाद में गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई और उसमें आग लग गई। आतंकवादियों की गोली के बाद अगर उनमें से किसी के जिस्म में प्राण बाकी रहे होंगे तो बचा कुचा काम आग की लपटों ने कर दिया। ये सब तो अखबार में लिखा ही है। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये काम हमारे संगठन ने किया है? नहीं, 3Z ने कहा। मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें खुश होना चाहिए कि बहादुर काले युवकों ने एक महान काम किया है। रूस खुद को चमन का दोस्त और हमदर्द कहता है। रह रहकर घोषणा कर रहा था कि चमन से आतंकवाद को ख़त्म करने में वह वतन को हर किस्म का सहयोग देगा। हम लोगों ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने। उसने एक एक शब्द पर जोर दिया। बेशक वे दोनों युवक हमारे संगठन से जुड़े हुए नहीं थे, मगर हमारे जैसे ही किसी दूसरे संगठन से जुड़े होंगे। हम सबका एक ही लक्ष्य है। जहाँ भी कोई काला कुछ कर दिखाता है उसे हम अपना ही किया हुआ मानते हैं। ये बेकार की बहस शुरू हो गई है, रुस्तम बेचैन स्वर में बोला। हम ये जानना चाहते हैं कि राजदूत और उसके बेटे की मौत से हाईजैक की स्कीम का क्या संबंध है। नाजिम ने शांत स्वर में कहा। अब ये लाशें रूस जाएंगी। क्यों? ऐसा नियम है, उनकी अंत्येष्टि रूस में होगी। फिर लाशें ताबूत में जाएंगी, और मेरा दावा है कि दोनों में से एक भी ताबूत को किसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में से नहीं गुजारा जाएगा, क्योंकि ऐसा करना रूस का अपमान होगा। वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर। मारे प्रसन्नता के 3Z उछल पड़ा। वह कहता चला गया, हम समझ गए कि तुम क्या कहना चाहते हो, मगर यह सब कैसे मुमकिन है? ताबूतों में लाशों के स्थान पर तुम लोग विमान में किस तरह सवार हो सकोगे? कह चुका हूँ कि संगठन को हमारी मदद करनी होगी। तुम बोलो तो सही डॉक्टर। 3Z अत्यधिक उत्साहित नजर आ रहा था। किस किस्म की मदद चाहिए तुम्हें? हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे। मिलिट्री इंटेलिजेंस का डॉक्टर होने के नाते मैं यह जानता हूँ कि इस बार लाशें कहाँ रखी होंगी। वे वहाँ से उस फ्लाइट से 2 घंटे पूर्व तक रखी रहेंगी जिसमें उन्हें जाना होगा। ताबूतों से लाशें गायब करके उनकी जगह हमारा फिट हो जाना मुश्किल काम ज़रूर साबित हो सकता है, मगर नामुमकिन नहीं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अल्जार ने कहा। ज़रा विस्तार से बताओ डॉक्टर कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अब हल्की सी मुस्कान के साथ नाजिम ने पूछा। यानी पूरी योजना जानना चाहते हो? हाँ। रूसी राजदूत का नाम आंद्रे और उसके बेटे का नाम बारगोस। ये तय समझो कि ये लाशें अंत्येष्टि के लिए रूस जाएंगी और बिना किसी किस्म की सुरक्षा व्यवस्था से गुजरे विमान में पहुंचेंगे। अब यूं सोचो कि ताबूत में लाशें नहीं, हम हैं। हम चारों। चारों? 3Z चौंका। जी हाँ, मगर 2 ताबूतों में तुम दोनों किस तरह खप सकोगे? 3Z ने पूछा। अगर दूसरी सब बातों को भुला भी दिया जाए तो ताबूत उठाने वालों को ही शक हो जाएगा। एक आदमी और 2 आदमियों के वजन में बहुत फ़र्क होता है। आपने अखबारों में छपे आंद्रे और बारगोस के फ़ोटो शायद ध्यान से नहीं देखे। क्या मतलब? फ़ोटो बता रहे हैं कि दोनों खाते पीते परिवार के थे। हम भूखे नंगे हैं। डॉक्टर कहता चला गया। मेरा और रुस्तम का वजन अगर बारगोस के बराबर हो तो अल्जार प्लस गबरू का आंद्रे के बराबर है। ये बात तो ठीक है। अखबार में छपे फ़ोटोओं को देखते हुए गबरू बोला। फ़ोटोओं को देखने से ही अंदाज़ा लग रहा है कि दोनों बेहद मोटे थे, और फिर जीवित और मृत व्यक्ति के वजन में यूं भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। उस फ़र्क को हम दूसरे सामान से पूरा करेंगे। यानी उस सामान का जिक्र बाद में करूँगा। फ़िलहाल ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ताबूतों तक किस तरह पहुँचेंगे। बताओ, 3Z ने दिलचस्प स्वर में पूछा। आंद्रे और बारगोस की हत्या कल शाम 5 बजे हुई है। उसने बताना शुरू किया। हमारे पास केवल आज का दिन और रात है। कल किसी फ़्लाइट से उन्हें रूस के लिए रवाना कर दिया जाएगा।
संगठन की पहली मदद मुझे यही चाहिए मिस्टर 3Z। उच्च स्तर पर फैसला हो चुका होगा कि लाशें कौन सी फ्लाइट से रूस जा रही हैं। क्या आप इस फैसले के बारे में पता लगा सकते हैं? जवाब देने से पहले 3Z ने एक पल को सोचा, फिर बोला, कोशिश की जा सकती है। कोशिश से काम नहीं चलेगा सर, ये काम होना चाहिए। नाजिम ने पुनः अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। इसके अलावा भी जो काम मैं बताऊं वे समय रहते होने चाहिए, तभी हम हाईजैक वाला करिश्मा कर सकते हैं। ये एक ऐसा मौका हाथ लगा है जिस पर अगर हम चूक गए तो भविष्य में हाईजैक की बात सचमुच ख्वाब बनकर रह जाएगी। मान लो कि उच्च स्तरीय फैसले की जानकारी हमें मिल जाएगी। समय रहते मिलनी चाहिए। समय रहते से तुम्हारा मतलब? यह जानकारी फ्लाइट से 24 घंटे पहले आपके पास होनी चाहिए। हो जाएगी। अब आपका दूसरा काम उन दोनों बेदाग व्यक्तियों को उस विमान के यात्रियों की सूची में शामिल करना होगा जिसमें ताबूत जाने। यह काम भी ऐसा है सर कि हर कीमत पर होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ताबूत किसी विशेष विमान से रूस जाए। क्या मतलब? मुमकिन है कि वे लोग यात्री विमान का उपयोग ही न करें। अगर वे ऐसा करते हैं तो मुझे अपनी स्कीम में हल्की सी तब्दीली करनी होगी। हालांकि संभावना नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इस किस्म की घटना घटने के बाद ताबूत अक्सर संबंधित देश के किसी नियमित फ्लाइट द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। मैं फिर कहूँगा कि यदि ऐसा होता है तो इस विमान के यात्रियों की सूची में मुझे उन दोनों व्यक्तियों के नाम चाहिए। मिल जाएंगे। वेरी गुड। मैं आपसे ऐसे ही जवाबों की अपेक्षा करता हूँ। नाजिम ने कहा। एक तरफ जहाँ आपको ये दो काम करने हैं, दूसरी तरफ जल्दी से जल्दी ये पता लगाकर हमें बताना है कि मेडिकल के कौन से कक्ष में आंद्रे और बारगोस की लाशें रखी हैं तथा उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं। यानी अगर हमें लाशों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में उसी तरह पता लग जाए जिस तरह आपने हाईजैक को रोकने के लिए सरकारी इंतजाम की जानकारी दी थी, तो मैं बाकायदा स्कीम बनाकर आगे का काम कर सकता हूँ। आगे के काम से तुम्हारा तात्पर्य ताबूतों से लाशें गायब करके उनमें खुद को फिट करने से ही है ना? जी हाँ। ये काम तुम किस तरह करोगे? इस सवाल का सही जवाब तब दिया जा सकता है जब आप पता लगाकर हमें बताएं कि लाशों की क्या सुरक्षा व्यवस्था है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कोई अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई होगी, क्योंकि इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि हाईजैक करने के लिए हम लोग इस लाइन पर सोच सकते हैं। मान लिया कि तुम लोग आंद्रे और बारगोस की लाशें गायब करके ताबूतों में खुद बंद होने में कामयाब हो गए और किसी को कुछ पता भी नहीं लगा। इसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा उसके बारे में मेरे मस्तिष्क में अभी सिर्फ एक खाका है। पॉइंट नहीं सोच पाया हूँ। इतनी दूर तक सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए, और वक्त हमारे पास कम है। बहुत कम सोचना और फिर उसे करना भी है। अतः फ़िलहाल आप वह पता लगाइए जो मैंने कहा है। तब तक मैं पूरी योजना तैयार करता हूँ। जैसे ही आप उक्त 3 जानकारियाँ इकट्ठी कर लें, वैसे ही हमें तलब करें। तब तक शायद मैं भी कुछ सोच सकूँगा, खुद सोच चुकूँगा। विमान अपहरण से पहले वह हमारी अंतिम मीटिंग होगी। ठीक है, 3Z ने बिना किसी हुज्जत के कहा। अगला दृश्य। 5 दिन गुजर चुके थे। बकरों की लाशों में गंदे कीड़े गिजबिजा रहे थे। गुबरैल पागल होने की स्थिति में पहुंच चुका था। मारे सड़ांत के उसका दिमाग फटा जा रहा था। ठीक सिर पर रखे टीवी पर चल रही 3D फिल्म और कानों के पर्दों को हिला देने वाली आवाज़ें उसके दिमाग की नसों को चटकाए दे रही थीं। उसे बार बार एक ही फिल्म दिखाई जा रही थी। सोने का प्रयास करता तो दाईं तरफ की दीवार से पानी की तेज धार ठीक इस तरह उसके चेहरे से टकराती जैसे फायर ब्रिगेड वालों के पाइप से निकल रही हो। हाँ, खाना उसे दोनों वक्त दिया जा रहा था। खाना लेकर खुद डगलस आता। टीवी और आवाज़ें ऑफ हो जाती। कमरे में सड़ान ज्यों की त्यों भरी रहती। हाथ और सिर आज़ाद कर दिए जाते। खाना उसके सामने एक लंबे स्टूल पर रख दिया जाता। डगलस चुपचाप स्टूल के पास ठीक सामने उस मेज पर बैठ जाता जिस पर टीवी रखा था। गुब्रायल जानता था कि वह सारा इंतज़ाम उससे चंद जानकारियां निकालने के लिए किया गया है, अतः डगलस उससे सवाल करेगा। परंतु उसकी सारी आशाओं के विपरीत डगलस चुपचाप बैठा सिगरेट के बाद सिगरेट फूंकता रहा। सवाल करना तो दूर, उसने एक लफ्ज़ तक मुंह से नहीं निकाला। गुबरैल खाना खा चुका। डगलस गूंगे की तरह बर्तन और स्टूल उठाकर ले गया। पहले दिन ये सोचकर गुबरैल का दिमाग घूम गया कि डगलस ने कुछ पूछा क्यों नहीं, मगर चुप रहा। हाथ और सिर पुनः पहले जैसी अवस्था में बांध दिए गए और पुनः नारकीय फिल्म और आवाज़ें सुनने के लिए वह मजबूर था। दूसरे दिन शाम के खाने के बाद जब डगलस पुनः गूंगे की तरह उस दड़बे से बाहर जाने लगा, तो इस कल्पना ने गुबरैल के तिरपन कपा दिए कि अब पुनः फिल्म और आवाज़ें शुरू हो जाएंगी। अतः बोला, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? डगलस ने अपने होठों पर से मुस्कान बिखेरी और चला गया। तीसरे दिन तब जबकि डगलस सुबह का खाना लाया, शुरू करने से पहले ही गुबरैल ने पूछा, आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं डगलस कि मुझसे क्या चाहते हो? डगलस अपने नियमानुसार चुपचाप सिगरेट पीता रहा। एक नहीं, गुबरैल ने अनेक बार यह सवाल किया, मगर डगलस चुप रहा। हाँ, सिगरेट पीने के साथ साथ वह रिस्ट वॉच में समय देखता रहा था। एक सवाल बार बार पूछते पूछते गुबरैल पागल सा हो गया था। चीखने चिल्लाने लगा था वह। खाना भी नहीं खाया।
20 मिनट गुजरते ही डगलस खाना वापस ले गया। शाम को गुब्रैल चीखा, तू ये समझता है हरामजादे कि मैं नहीं जानता हूँ कि तूने मेरी ये हालत क्यों कर रखी है? मगर तू बेवकूफ़ है, तू पागल है। मैं सब कुछ जानता हूँ कि तू क्या जानना चाहता है। डगलस तब भी चुपचाप उसे गालियाँ देता रहा। गालियाँ देता रहा? डगलस क्यों गालियाँ दे रहा है भाई? 20 मिनट गुजरते ही वह पुनः चला गया। चौथे दिन गुब्रैल गिड़गिड़ा उठा, जो तुम्हें पूछना है पूछो डगलस भाई। मैं वह सब बताने को तैयार हूँ जो जानता हूँ। तुम पूछो तो सही। मैं अब एक भी क्षण इस नरक में नहीं रह सकता। डगलस तब भी चुप। जब वह जाने लगा तो गुब्रैल दहाड़ा, तू कमीना है डगलस, तू कुत्ता है। जो जानना चाहता है मुझसे पूछता क्यों नहीं? पूछ ले हरामजादे, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। वह चला गया। 5वें दिन गुब्रैल उसे देखते ही पागलों की तरह चीख पड़ा। मैं 3Z संगठन के लिए काम करता था। मुझे नहीं मालूम कि वह कौन है। ये भी नहीं जानता कि उसका अड्डा कहाँ है। मैंने उसी के आदेश पर नाजिम, रुस्तम, गबरू और अलजार को एक ऐसे आदमी के हवाले किया था जिसे मैं नहीं जानता। मुझे उन्हें लेकर रोटरी पार्क पहुंचने का हुक्म मिला था, वही मैंने किया। वहां से वह शख्स उन्हें कहाँ ले गया था इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। डगलस ने उसका एक एक शब्द ध्यान से सुना था, परंतु अभी भी चुप रहा। गुब्रैल कुछ देर तक उसे मूर्खों की तरह देखता रहा, शायद इस आशा में कि वह कुछ बोलेगा। मगर अपनी आशाओं पर पानी फिरते देख वह फिर चिल्ला उठा, यकीन मानो डगलस, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मुझे इस नरक से छुटकारा दिला दो। 3Z से बात करने के लिए मेरे घर में एक ट्रांसमीटर है। उसी ट्रांसमीटर पर मुझे उन लोगों को रोटरी पार्क पहुंचाने का हुक्म मिला था। जब मैंने 3Z से पूछा कि वह इतनी जल्दी डॉक्टर आदि से क्यों मिलना चाहते हैं, तो 3Z ने बताया कि वह इन जाबाज नौजवानों से हाईजैक करवाना चाहता है। डगलस उछल पड़ा। ना चाहते हुए मुंह से निकला, हाईजैक? हाँ। कौन से विमान का? यह मुझे नहीं मालूम। गुब्रैल गड़गड़ा उठा। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ उतना ही जानता हूँ जितना ट्रांसमीटर पर उसने मुझे बताया था। प्लीज़, या तो इन बकरों की लाशें कमरे से बाहर पिकवा दो या मुझे यहाँ से निकाल लो। मेरी आंखों से चश्मा हटा लो। उस फिल्म को फिर मत चलाना। अगर वे आवाज़ें मुझे फिर सुननी पड़ी तो मैं पागल हो जाऊँगा। यकीन मानो, जो कुछ मालूम था वो बता चुका हूँ। तुमने टोपोस्की की हत्या जानबूझकर की थी? हाँ। तो मैं ये कैसे पता लगा कि वे लोग मेरे घर में कौन से कमरे में हैं? गोबरैल ने बिना किसी चक के अलजार के जिसमें छुपे हुए ट्रांसमीटर के बारे में बता दिया। जब उसने ये कहा कि ट्रांसमीटर से जुड़ी दिशा सूचक वॉच भी 3Z के आदेश के मुताबिक उसने उसी व्यक्ति के हवाले कर दी थी जो उसे रोटरी पार्क में मिला था, तो डगलस कह उठा, शायद तुम इस नरक से छुटकारा नहीं पाना चाहते। क्या मतलब? दिशा सूचक वॉच के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जानते हो कि 3Z का अड्डा कहाँ है। तुम ये भी जानते हो गोबरैल कि वे कौन से विमान का अपहरण करने वाले हैं, मगर बता नहीं रहे। और जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगे तब तक तुम्हें इस नरक से बाहर नहीं निकाला जाएगा। नहीं, ईश्वर कसम, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। जो बता चुका हूँ, मेरा यकीन करो। मैं बार बार यही शब्द दोहराता रहा, कभी गिड़गिड़ाता, कभी चिल्लाता, परंतु डगलस चुपचाप बाहर चला गया। पुनः वही प्रक्रिया शुरू हो गई। जब शाम को भी डगलस ने उसे वही शब्द चीखते पाया तो उसे यकीन करना पड़ा कि गुब्रैल सचमुच उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता जो बता चुका है। अतः बोला, तो मैं वो ट्रांसमीटर दिखाना होगा जिस पर 3Z से बात करते रहे हो। गुब्रैल तपाक से बोला, दिखा दूंगा, मुझे यहाँ से निकाल लो। तो चलिए दोस्तों, मांग में अंगारे का ये भाग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।